इतनी इमरजेंसी में बुलाने का मकसद? हादी उसके साथ धप से बैठते नासमझी से गोया हुआ। इर्तजा ने तायराना निगाह सब पर दौड़ाई थी, क्योंकि वहां से फारिस सिरे से ही गायब था। उसने एक निगाह सामने दीवार पर लटकी घड़ी की जानिब दौड़ाई, जो दोपहर के 2 बजा रही थी। फारिस नहीं आया अब तक? मेरे ख्याल में सब आ जाएं, फिर ही बात करते हैं। वह गहरा सांस भरते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और डिस्पेंसर से पानी का गिलास भरते लबों से लगाया था। उस लेट लतीफ़ इंसान की बदौलत तुम हमारा भी वक्त ज़ाया कर रहे हो, मरियम तिनक कर बोली, क्योंकि सबसे पहले वही यहाँ पहुंची थी। अब अपना वक्त ज़ाया होता देख चिढ़कर बोली, अब तो तुम्हारा सारी ज़िंदगी वक्त ही ज़ाया होना है बहना। हादी मस्कीन सी सूरत बनाते हुए मज़े से बोला तो मरियम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। अलबत्ता बाकी सब उसकी बात का मफहूम समझते कहका लगा उठे। मरियम ने खौफ से उन सबकी जानिब देखा था। कहा था ना, लेजेंड सबसे आखिर में आते हैं। इसी दौरान उसे दाखिली दरवाजे से अंदर आता देख उन सब ने बैक वक्त निगाहें उसकी जानिब उठाई थी, जो अब अपने फर्जी कॉलर झाड़ रहा था। काश तुम ना ही आए होते, मरियम बज़ाहिर मुस्कुराते दांत खिचखिचाते हुए बोली। फारिस ने बाएं आंख दबाते उसके साथ ही जगह संभाली थी। ये तुम मेरे अंदर क्या घुस रहे हो फारिस? वो इसको अपने साथ मजीद जुड़ता देख चटक कर बोली, क्योंकि वह तकरीबन उसके अंदर ही घुसा हुआ था। अब ये दोनों हमारे सामने जोड़ियां हैं, साथ जुड़कर बैठती हैं, हम दोनों ही कमारे हैं यहाँ बस। मैंने सोचा क्यों ना एक दूसरे के साथ बैठकर हम भी ये फीलिंग्स ले लें। वो मसनूई शर्माकर बोलते मरियम को जला कर राख कर गया। अलबत्ता बाकी सबकी निगाहें उसकी बात पर फटी की फटी रह गईं। वैसे मरियम, तुम्हें ना सड़क पर इशारों पर खड़ी होकर भीख मांगनी चाहिए। हाथ में कटोरा तुम्हें मैं दे दूंगा। कपड़े वैसे ही तुम्हारे फटे हुए होते हैं, आवाज़ तुम्हारी काफ़ी सुरीली है। ऐसा करूंगा, रस्सी से कटोरा बांधकर तुम्हारी गर्दन में टांग दूंगा, तुम तालियां मार मार कर गाया करना। अच्छी रोजी रोटी कमाई जाएगी और फिर तुम एक ढंग का पूरा लिबास खरीद लोगी। वो उसे सरतापा देखती चुटकियों में उसे इस मसले का हल बताते हुए बोला, जो आज फिर जीन्स शर्ट में मलबूस थी, मगर वो जीन्स भी घुटनों से किसी हद तक फटी हुई थी। एहसास तौहीन से मरियम का चेहरा लहू छलकाने लगा। यहाँ शायद मैंने तुम सबको किसी बात के लिए बुलाया है, मेरी बकवास सुन लो। इससे पहले कि उनकी बात मजीद तवारत बख्शती, इर्तजा ने सीज फायर करते अपनी जानिब मुतवज्जा किया। चल इसी बहाने ही सही, तू माना तो कि तू हमेशा से बकवास ही करता आया है। हादी उसके शाने के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए मज़े से हंसते हुए बोला, मगर उसकी घूरती निगाहें खुद पर महसूस कर उसकी हंसी को वहीं ब्रेक लगी थी। परीसा को नहीं बुलाया तुमने? ना ही अफीफ़ा को? मतलब आफंदी हाउस का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है? खैरियत है ना? फारिस ना समझी से गोया हुआ। इर्तिजा ने गहरा सांस भरते अनाब की जानिब देखा। उनको बुलाना भी नहीं था, क्योंकि ये बात उनकी मौजूदगी में नहीं हो सकती। हमें उनकी गैर मौजूदगी में ये काम करना है, मतलब उनके जहनो गुमान में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। इर्तिजा ने उन्हें वाज़ेह तंबीह की थी। उन सबकी उलझी निगाहें उस पर जमी थीं। हम चाह रहे थे कि हम सब मिलकर परीसा और शहराम सर को मिलाएं। मेरा मतलब है, कल इर्तिजा ने यह बात नोट की है कि शायद शहराम सर भी परीसा में दिलचस्पी रखते हैं, और फिर हमें इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। अनाब की बात पर वो सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। मगर अनाब, सोचने की बात यह है कि शहराम सर अब तन्हा नहीं है, उनकी औलाद भी है, और किसी लड़की का बाप भाई कभी भी एक शादीशुदा तो दूर, एक बच्चे के बाप के साथ उसका रिश्ता तय नहीं करेगा। मगर इस लड़की की मोहब्बत ही जब वो एक बच्चे का बाप हो तो। मरियम के एतराज़ को बहुत सुकून से बरीज़ा ने टाल दिया था। मरियम ने खामोश निगाहों से उसकी जानिब देखा। मुझे नहीं लगता सद्दाम या आदिल अंकल इस रिश्ते के लिए मानेंगे, और परीसा, वो बहुत मजबूत और कामयाब इंसान बन चुकी है, वो कैसे वो सब फरामोश कर देगी जो उस पर बीती थी। एक एक पल उसने तकलीफ में गुजारा है, कैसे इन तकलीफ़ों का अजाला होगा। मरियम ने एक और एतराज़ उठाया था, और उसकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। उसकी इन तमाम बीती अजियतों का अजाला सिर्फ एक इंसान की सूरत में मुमकिन है, और वो है शहराम खान। फारिस की पुरसोच आवाज़ पर उन सबने बैक वक्त उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक अज़म था। वो सरस से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? इर्तिजा ने हैरत से सवाल किया। शहराम के फ्लैट पर। हमें उसके यहाँ जाने से कबल उसके दिलो दिमाग में ये बात किसी न किसी तरह डालनी होगी, वरना हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे और कुछ संभल नहीं पाएगा। वो सख्ती से बोला। हादी और इर्तिजा भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मगर ये सब होगा कैसे? हादी की आवाज़ पर फारिस ने दिलकशी से मुस्कुराते उसकी जानिब देखा था। उसकी आंखों में कुछ भी कर देने का जुनून वाज़ेह था। हम कुछ नहीं करेंगे मेरी जान, क्योंकि अब जो भी करेगा वो शहराम ही करेगा। यू ऑल जस्ट वेट एंड वॉच, वो जताने वाले अंदाज में बोला। उन दोनों ने भी उसकी तायद में सर हिलाया था। तुम तीनों यहीं रहो, हम शहराम से मुलाकात करके अभी आते हैं। फारिस इन तीनों को ताकीद करता इन दोनों को इशारा करते भागने वाले अंदाज में बाहर की जानिब बढ़ा था। उन दोनों ने भी उसकी तकलीद में बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। इसके बरक्स उनके जाते ही वो तीनों जलती कुड़ती उनकी पुश्त को तकती रह गईं। आफंदी हाउस में खुशगवार दोपहर उतरी थी। सूरज पूरी आबोताब से जगमगाते अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। आफिया ने एक निगाह घड़ी पर डाली, जो दोपहर का 1 बजा रही थी, मगर उसका नामो निशान कहीं भी नहीं था। परीसा नहीं जागी अब तक? जाग गई हूँ मामा, और आ भी गई हूँ। उनकी बात का जवाब भी परीसा की जानिब से ही आया था। उसने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा और अपनी जगह से उठकर उसकी पेशानी चूमी थी। अगले ही लम्हे उन्होंने चौंक कर उसके वजूद में हरारत महसूस करके उसका माथा छूकर चेक किया था। क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? उन्होंने तफक्कुर भरे लहजे में इस्तफसार किया तो वह सहूलत से नफ़ी में सर हिला गई।
अरे नहीं मामा, बस थकावट की बदौलत हल्का फुल्का है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो उन्हें हल्का फुल्का करने की खातिर बोली। आफिया की परेशानी उसकी बात पर किसी सूरत कम नहीं हुई थी। ऐसे कैसे उतर जाएगा? मैं कह रही थी ना आपसे आदिल कि ये वहाँ से कमज़ोर होकर आएगी। देख लें इसकी सूरत कैसे उतरी हुई है। वो अब आदिल से उसकी शिकायत कर रही थी। उनकी बात पर ना चाहते हुए भी वो खुलकर हंस दी थी। माओ को बाहर से आने वाले बच्चे कमज़ोर ही लगते हैं मामा। खैर आप अब मुझे कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लग रही है। और जेमल कहाँ है अफीफ़ा? उसने नरमी से ने बोलते आखिर में अफीफ़ा को मुखातिब किया, जिसने उसके सोने का बताया था। तभी वो खामोशी इख्तियार कर गई। आफिया ने उसे खाना सर्व किया जो उसने काफ़ी अरसे बाद काफ़ी रगबत से खाया था। परी, खाना खाकर आप मेरे कमरे में आ रही हैं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आदिल टिश्यू से अपना चेहरा थपथपाते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। परीसा को चावल अपने हलक में अटकते हुए महसूस हुए। उसने चोर निगाहों से उनकी जानिब देखा और अगले ही लम्हे गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया। आदिल वहां से निकलते चले गए। तकरीबन 10 मिनट के तवक्कुफ के बाद वो इस काम से फरागत हासिल करते जो ही उनके कमरे में दाखिल हुई, वहां आफिया और सद्दाम पहले से ही मौजूद थे। जी डैड, उसने उंगलियां चटकाते आदिल की जानिब देखा, जिन्होंने खामोशी से उसे सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया था। वो वहीं टिक गई। आदिल ने गला खंकारते बात की तमहीद बांधी। आगे का क्या इरादा है आपका प्रीसा? उनकी बात पे प्रीसा ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। बाबा, मैं जिस फील्ड में हूँ उसे ही लेकर चलूंगी। मेरा जो नाम बना है वो मैं बीच राह में नहीं छोड़ सकती। मुझे वापस लौटना है। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ नहीं लौटी हूँ। वो जताने वाले लहजे में बोली। उसका लहजा अटल था। आदिल के चेहरे पर करख्तगी छा गई। अच्छा, तो इस वादे का क्या जो आप जाने से कबल मुझसे करके गई थी? उनका जताता लहजा प्रीसा की समातों में गूंजा तो उनके गड़ों पानी आन गिरा। उसने सटपटाते हुए उनकी जानिब देखा। बाबा कहाँ, 5 साल पुरानी बात, इस वक्त मुझे ये कामयाबी भी नहीं मिली थी, मगर अब मैं जिस मुकाम पर हूँ मैं ये वादा निभाकर अपना करियर दाव पर नहीं लगा सकती। आप प्लीज़ मुझे इस वादे से आज़ाद कर दें। वो नरमी से उन्हें समझाने वाले अंदाज में बोली। चेहरा हनूल झुका हुआ था। इस सब में सदाम और आफिया खामोश तमाशाई बने बैठे थे। आई एम सॉरी बेटा, मगर मैंने आपको वहाँ भेजा ही इस शर्त पे था कि आपके वापस आते ही आपको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं चाहूँगा, और मैं आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जिससे आपकी शादी मैं करवाऊँगा उसे आपके करियर से कोई मसला नहीं होगा। उनका लहजा अटल था। परीसा का चेहरा उनकी बात पर सफ़ेद पड़ गया था। मगर बाबा, मुझे वापस जाना है, वो घबराए लहजे में बोली। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठती, एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छाया था। वो सोफे पर बरवक्त थामते वापस सोफे पर ही ढह गई थी। जो बात मैंने बोल दी तो मतलब अब वो होगी। उम्र तो जानती होगी आप अपनी, 36 की हो गई हो। खैर से इतनी ज़्यादा देर मैं आपको इस घर में नहीं रख सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको आशिर के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। उसका ठोस लहजा जो ही प्रीसा की समातों में गूंजा, उसे अपने अतराफ में धमाके होते हुए महसूस हुए। भाई, उसके लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। ना जाने क्यों आवाज़ भर्रा सी गई। सदाम उससे नजरें चुरा गया, क्योंकि यह फैसला सरासर आदिल का था। इसमें किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भीगे शिकवा कुना लहजे में बोली और उनके नज़दीक दो जानू बैठते उनके घुटनों पर हाथ जमाया था। मैंने कुछ नहीं किया प्रीसा, मैं बहुत बुरा बाप हूँ। मुझे बस अब आपसे ऐसा खिताब सुनना है, तभी ज़बरदस्ती आपको यहाँ से रुखसत करना है। बात ख़त्म। आपकी इस वादा खिलाफी ने मेरी रही सही हिम्मत भी छीन ली है। मैं अब किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे सबको जवाब देना है कि मेरी बेटी की उम्र इतनी होने के बावजूद वो क्यों बाप के घर में है अब तक। वो अपने लहजे में आखिरी हद तक नागवारी समय बोली। मगर बाबा, कम से कम मुझे किसी को चुनने का मौका तो दें। आपने खुद से ही आशिर को चुनकर मुझे बस फैसला सुना दिया। ये तो ठीक नहीं ना। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा, और मैं ये शादी नहीं करूंगी। वह हिचकियों से रोती अपनी जगह से उठी थी। उसका लहजा भी आदिल की तरह अटल था। उन्होंने गैस भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। आफिया, इसे कमरे में लेकर जाएं और जितनी जल्दी हो सके इसका जहन तैयार करें, और शादी भी, तैयारियां भी। वह संजीदगी से बोलते रुख बदल कर खड़े हो गए। अब उनकी पुष्ट सबकी जानिब थी। सद्दाम और आफिया ने परेशानी से उनकी जानिब देखा, जो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। परीसा ने सिसकी भरते शिकायती अंदाज में आफिया की जानिब देखा, जो अब उसे लेते बाहर की जानिब बढ़ रही थी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी बाबा, इससे अच्छा आप मुझे मार डालें प्लीज़। वो जाते जाते भी बोलने से बात ना आई थी, मगर आदिल इस बार कान लपेटे खड़े रहे थे। बाबा, आपने इतना बड़ा फैसला तन्हा कर लिया, मतलब इसकी रजामंदी क्या करता है? इसकी रजामंदी के लिए देखा नहीं, मेरे फैसले से ही वो इनकारी है। क्या मुझे शौक है अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखने का? नहीं शौक मुझे सद्दाम, बहुत मोहब्बत है उससे मुझे, मगर मुझे इसके लिए एक सहारा चाहिए, मजबूत सहारा। एक औरत को मर्द का सहारा ही हर उम्र में चाहिए होता है। कल कल आंखों में इस दुनिया से चला जाता हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है। तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, माँ को तो चलो तुम संभाल ही लोगे, मगर बहनों को, भाई किसी हद तक भूल जाते हैं। मुझे इस दुनिया पे यकीन नहीं है। मुझे बस प्रीसा के लिए अच्छा सोचना है। गुस्से से बोलते बोलते उनका लहजा आखिर में बेबसी से रुंध गया। बाबा, तकलीफ की शिद्दत से सदाम के लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। मतलब कि उसके बाप को उस पर भी यकीन नहीं था कि वो अपनी बहन के हक में कोई अच्छा फैसला ले सकता है।
बस सदाम। इससे कबल के वो मजीद कुछ बोलते बाहर से आने वाले गैर मुतवक्का शोर की आवाज़ पर वो दोनों फक चेहरों समेत बाहर की जानिब भागे थे, जहाँ पर ईसा सोफे पे होशो हवास से बेगाना थी और आफिया रोते रोते उसके हाथों को सहला रही थी। अफीफा ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारी मगर बेसूर। वो दोनों तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़े थे। आदिल का दिल उसका जर्दी माइल चेहरा देख बेसाख्ता डूब कर उभरा था। दिल ने शिद्दत से सब ठीक होने की दुआ की थी। मुसलसल बजती बैल की बदौलत उसने तासुब से नफी में सर हिलाते एक झटके से दरवाजा खोला था, मगर सामने खड़े नफूस को उसने नासमझी से सरतापा देखा, जो उसे देखते तान कोस रहा था। तुम सब यहाँ इस वक्त? वो खुद को पूछने से रोक ना पाया। दोस्तों को ये नहीं कहा जाता कि तुम इस वक्त यहाँ, बल्कि ये कहा जाता है कि यार तुम जिस वक्त भी आओ, इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हम वक्त खुले हैं। वो उसकी अकल पर मातम करते हुए बोला। आई एम सॉरी, मैं मुकाबिल इंसान को देखकर ही ऐसी बात बोलता हूँ। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। सालों साल गुजर गए, मगर तुम्हारा ये दिल जलाना शहराम खान, आदतें कभी कभार किसी खास के लिए ही सही मगर बदल लेनी चाहिए। फायदा आपका ही होता है। इर्तिजा के मायने खेज लहजे पर शहराम फौरन से पहले संजीदा हुआ था। चलो अब अंदर आने को भी बोल दो कि यहीं खड़े खड़े टरखाने का इरादा है। हादी की बात पर अब की बार वो सचमुच खज्जल होते अपने खिफ़्फ़त से सुर्ख चेहरा झुका गया और खामोशी से उन सबको अंदर आने की इजाजत दी थी। वो सब खुशी खुशी अंदर घुसकर सुकून से सोफों पर विराजमान हो गए। डैड, दे भी दें खाना। इसी दौरान अपने रिमोट कंट्रोल गाड़ी में मसरूफ गाजान जो ही बाहर निकला, सामने बैठे लोगों को देख उसके चेहरे पर चमक ने अहाता किया था। फारिस ने हाथ फैलाते उसे अपनी जानिब आने का इशारा किया था, तो वो जवाब में भागा भागा उसकी जानिब गया। शहराम उसकी फुर्तियां और मोहब्बतें देखता रह गया। वैसे तुम तो अच्छा खासा घनचक्कर बने हुए हो। जो आदमी कभी किसी पर हुक्म चलाया करता था, आज वो अपने औलाद के हुक्म मान रहा है। जो काम माएँ करती हैं, वो काम बाप कर रहा है। फारिस की बात पे वो ना चाहते हुए भी हंस दिया था। अब बाप हूँ तो करना ही पड़ेगा ना, माँ तो है नहीं। सबसे पहले मैंने अपनी यही आदत बदली है। वो शाने उचकाते बेनियाजी से गोया हुआ। तो माँ ले आओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? फारिस की मायनी खेज आवाज पर उसका चेहरा यकलक सपाट हुआ। उसने एक नागवार निगाह उस पर डाली थी। जाओ गाजान, आप अपने कमरे में जाओ, अभी हमें आपके पापा से एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला। मान कुछ याद आता ही उसने दोबारा से उसे अपनी गोद में भरा था। गाजान ने हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। एक बात पूछूं, सच सच बताना, ठीक है? तो पहली बताओ कि आपको प्रीसा आंटी कैसी लगी? उसकी बात पर शहराम ने गुस्सीली निगाहों से उसकी जानिब देखा और गाजान को उसकी गोद से उतारना चाहा था, मगर फारिस की गिरफ्त काबिल सताइश थी। बिल्कुल फेरी जैसी, वो चमकती निगाहों समेत बोला। फारिस ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अलबत्ता शहराम का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़कर रख दे। फारिस, बी इन योर लिमिट्स। मेरे बेटे को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दुरुस्त लहजे में बोले तो गाजान ने घबरा कर उसकी जानिब देखा। अच्छा, तो अगर वो आपकी मामा बन जाए फिर? उसकी बात पर गाजान के साथ साथ शहराम को भी ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी समातें मफलूज हो चुकी हों। इससे पहले कि शहराम गाजान को टोकता, उसकी बात पे उसकी जुबान गोया तालू से चिपक गई। वो मामा जो सुबह सुबह उठाती हैं, यूनिफॉर्म देती हैं, फिर लंच करवाकर साथ भी देती हैं, रात को सुलाती भी हैं और सब कुछ करती हैं। मामा यही करती हैं ना? उसके उलझे मगर संजीदा लहजे पर फारिस, इर्तिजा और हादी का दिल तो लहूलुहान हुआ, मगर शहराम, उसके तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा इतनी बड़ी एहसास कमतरी का शिकार था। फारिस ने एक निगाह शहराम के फीके पड़ते चेहरे पर डाली और गाजान को गोद से उतारते उसे कमरे में जाने का इशारा किया। वो खामोशी से वहां से निकलता भी चला गया। उसके जाते ही फारिस ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। अब तो अपनी अना मार दो। कौन सी अना? उसकी बात के जवाब में वो तल्खी से बोला था। जिस अना के जेरे असर तुमने परीसा का दिल ना जाने कितनी बार तोड़ा है। दिल वो तो मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा हो गई थी। वो तो मस्कुर भरे लहजे में बोला। उसे तोड़कर मैं भी तोड़ फोड़ का शिकार हुआ हूँ। अगर वो अजियत में थी तो मैं भी वहाँ खुशियों में नहीं जी रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुद को बोलने से रोक ना पाया। यही बात शहराम, तुम्हारी इस तोड़ फोड़ के मुतालिक परीसा तो आगाह नहीं है ना? उसे अंधेरे में तुमने ही रखा हुआ है और यही अंधेरा तुम्हें उसकी निगाह में इस हद तक बुरा बना चुका है। वो उसे जताने वाले अंदाज में गोया हुआ। खुद को एक मौका दो, अपना आप मनवाओ, उसे मनाओ। उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी सहल होगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमने उसकी पल पल गिरती हालत देखी है, जो मौत के मुंह से बाहर निकली थी। हम जो भी बोल लें, मगर उसके दिल में आज भी शहराम ही है, और ये बात कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी कहता ही होगा। उससे बात करो, उसको मनाओ, वो मान जाएगी। इर्तिजा उसका शाना थपथपाते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। हादी ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया। इससे पहले कि वो मजीद बात को तवारत बख्शते, फारिस अपने फोन पर आने वाली कॉल की सिमत मुतवज्जा हुआ था, जहां अफीफा कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने सरस से फोन उठाते कान से लगाया। व्हाट? ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। उसने सरस से बोलते कॉल काटी थी। उन सबने हैरत से उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसके फोन रखते उन तीनों ने सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज की थी।
وہ پری ہاسپٹل میں ہے، بخار ہے بہت تیز، ڈاکٹر نے خون کی کمی بتائی ہے اور میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے، تو عفیفہ کو فون تھا، مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ اس کی بات پر اس نے شہرام کا چہرہ جانچا جو بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ سرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو اب کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اور واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں۔ ہو سکے تو تم میں سے کوئی غاز کو ساتھ لے جائے، مجھے ایک انتہائی کام نپٹانا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی فارس کھل کر ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے دو کی چار لگا کر بتائی ہیں۔ اسے بس بخار ہے، ڈرپ لگی ہے، ایک خون وون نہیں چاہیے۔ شہرام کا دل ڈگمگانا تھا، تبھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ وہ شانے اچکاتے بے نیازی سے گویا ہوا تو وہ دونوں اس کی بے نیازی پر اشش کر اٹھے تھے۔ فارس نے شاطرانہ نگاہوں سمیت مسکراتے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اب جھکنے کی باری شہرام کی ہے، دیکھتے ہیں ہیر کا دل پگھلا پاتا ہے یا نہیں یہ سڑیل رانجھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کے لبوں پر بھی ایک خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماما، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، قطعی نہیں کروں گی، اور عاشق سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے اسے کبھی اس نکاح سے نہیں دیکھا، وہ فقط میرا اچھا دوست ہے بس۔ بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی بات پوری کرنے کی خاطر وہ سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اذیت سے چلائی۔ عافیہ نے گھبراتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالا تھا۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنسر تواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے طائرانہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ہسپتال کے کمرے میں موجود ہے۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ اس نے ہولے سے وہ اوزار اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ ذہن میں عادل کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں بابا، آپ لوگوں کو جواب دے دے کر تھک گئے ہیں نا، مر ہی جاتی ہوں، پھر کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، مگر میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کلائی پر دباؤ بڑھاتی، کسی نے عقب سے ہی اسے قیمتی متاع حیات کی طرح اپنے حصار میں لیا تھا، کچھ اس طرح کہ وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی اسے چھو نہ پایا تھا۔ ایک مانوس سی خوشبو اپنے اطراف میں محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے رخ اس کی جانب پھیرا۔ مقابل وجود کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں تحیر کے بادباں کھلے تھے۔ پریسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کی جان کسی کے لیے اتنی ارزاں بالکل نہیں کہ آپ اسے کسی ایک کے لیے یوں ضائع کرتی پھریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے وہ اوزار لیتے ایک جانب رکھتا ہوا سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آنکھوں میں پتھریلا پن تھا جس نے اس کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ اس کے چہرے پر سختی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ حق دک کھڑی اس کے چہرے کو تک رہی تھی جو کبھی اس کی اولین خواہشات میں سے ایک تھا۔ وہ جو کسی خواب کے زیر اثر تھی، جھٹکے سے اس کے حصار سے باہر نکلی اور سختی سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے چھونے کی جرات بھی مت کیجیے گا شہرام خان، میری ذات اتنی بھی ارزاں نہیں کہ آپ جیسے کٹھور اور بے حس انسان کے جھانسے میں آ جاؤں۔ بہت کھیل لیا آپ نے میرے احساسات کے ساتھ، اب مزید نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے مضبوط لہجے میں بولتی اسے اشتعال میں غرق کر گئی۔ وہ جو اس کے وجود کو نگاہوں سے بھی چھونے سے ڈرتا تھا، اس قدر بڑے الزام پہ اس کے وجود میں غصے کے بھانبڑ جلنے لگے۔ اس نے داد دیتی نگاہوں سے سرتاپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی شہرام خان کے سامنے کھڑی یوں چلا رہی تھی۔ ہاں، صرف وہی تو تھی جو اس کے سامنے بغیر کسی خوف کے چلا لیا کرتی تھی، جس سے سب اس لہجے میں بات کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ زبان کاٹنے کے فن سے بھی ماہر تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے چہرے پر سختی کا کھول چڑھاتے اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کر گیا۔ خبردار محترمہ، میرے کردار پہ ایک بھی بات کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو چھوا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی خوشبو کے حصار میں مقید کیا ہے، جو آپ پہلے سے تو ہیں ہی، مگر میرا مقصد آپ کو یہ باور کروانا تھا کہ آپ شہرام خان کی امانت ہیں۔ شہرام کے سیاہ آنکھوں کے گوشے سرخ ہوئے اس کی بات پہ، مگر پھر بھی وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے سرگوشیانہ لہجے میں گویا ہوا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے نزدیکی سے اس کے ماتھے پر ابھرتی رگوں کو دیکھا تھا۔ پریسا کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابھرا۔ نکاح کریں گی مجھ سے؟ مقابل کی بات پر اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جو شاید جلے پر نمک چھڑکنے میں ماہر تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ ہنوز کرک تھا۔ ناگواریت کی شدید لہر اس کے وجود میں برقی رو کی مانند پھیل گئی۔ نہیں کروں گی نکاح میں آپ سے، کبھی نہیں کروں گی۔ مر چکی ہے وہ محبت جو میرے دل میں کبھی آپ کے لیے تھی۔ آپ رہیں اپنی انا کے زوم میں۔ ویسے بھی آپ کو تو میرے سے کوئی دلی لگاؤ نہیں نا، تو پھر یہ نکاح کیوں؟ وہ انگلی اٹھاتے سختی سے اسے تنبیہ کرتی آخر میں اذیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماضی کے انہی لمحات نے اس کے زخم بری طرح تازہ کیے تھے، جب صرف آنسو ہی اس کا مقدر بن کر رہ گئے تھے، اور وہ بھی فقط اس شخص کی بدولت۔ یہ ہمت صرف آپ ہی کر سکتی ہیں کہ میرے سامنے انگلی اٹھائیں، ورنہ یہ جرات کرنے والے شخص کو اگلی سانس بھی نصیب نہیں ہوتی۔ خوش نصیب گردانے خود کو۔ وہ اس کی انگلی پر سرد نگاہ ڈالتے برفیلے لہجے میں بولا تو جواباً وہ تلخی سے ہنس دی۔ اس کا زردی مائل چہرہ مسلسل اس کی عقابی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ خوش نصیب مت کہیں، بد نصیب کہیں، اور یہ سستے ڈائیلاگ جھاڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود کر خود کی جان لے لوں، وہ کھردرے لہجے میں جل کر بولی۔ اس کی بات پر شہرام کے گھنی مونچھوں تلے بنچے ہوئے عنابی لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جو اس کے دوبارہ اپنی جانب متوجہ ہونے پر وہ اسکیڑ گیا۔ وہ اپنا آپ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا تھا، اور یہی تو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔
شہرام خان ایک الجھی پہیلی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بات پہ وہ ہنسا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ پریسا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سرس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں بھویں اچکائیں، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ روک سکتی ہیں مجھے، اور وہ ہمیشہ کی طرح نگاہیں چرا گئی۔ ہاں، تم شہرام خان کے لیے بہت خاص ہو، مگر وہ قیامت تک اس بات کا اظہار نہیں کرے گا۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتے، اپنے مخصوص پٹھانوں والے لب و لہجے میں بولتے، اپنی سحر انگیز شخصیت سمیت ایک بار پھر اسے اپنا اسیر کر گیا۔ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی، آنکھیں من من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تکلیف کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بولا ہے، مگر وہ تو اس کے اسی انداز کی دیوانی تھی، آج سے نہیں بلکہ گزرے 5 سالوں سے۔ ہاں، وہ شہرام خان کی دیوانی تھی، مگر وہ ٹھہرا ایک بے حس سنگ دل انسان۔ اس نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات دوبارہ سے پتھریلے ہو چکے تھے۔ خیال کیا کریں، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے صحیح۔ جانتا ہوں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھ سے، مگر بہت جلد اس کا ازالہ بھی کر دوں گا۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ پریسا نے تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ ازالہ کرنا چاہتے ہیں نا اپنی ان غلطیوں کا، ان اذیتوں کا جو آپ نے میری ذات کو دی ہیں، تو پھر ایک کام کیجیے، میری آخری خواہش سمجھ کر ہی۔ وہ بولتے بولتے تھمی اور اپنی زبان کو خشک پڑتے لبوں پر پھیرا تھا۔ کیا؟ وہ سرسراتے لہجے میں گویا ہوا۔ مر جائیں آپ، میری تمام تکالیف کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ سنگ دلی سے بولتی اس کے پور میں ایک نئی اذیت برپا کر گئی۔ اس نے پریسا کی بات پہ بامشکل مسکراتے اس کی جانب دیکھا اور بے بس نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بہت جلد یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا آپ کی۔ وہ نرمی سے بولتے جس راستے سے آیا تھا وہیں سے پھلانگتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عفیفہ جو دروازے کے پار کھڑی تھی، اندر سے اس کے رونے کی آواز پہ وہ سرد سے اندر کی جانب بھاگی، مگر اسے زمین پر بیٹھے روتا دیکھ انہوں نے تڑپ کر اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ میری بچی، وہ اس کا سر سے ہلاتے ہوئے اذیت سے بولی۔ ماما، میں عاشر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بھیگے ہارے ہوئے لہجے پر کمرے کے اندر آتے صدام اور فارس کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ان دونوں کی سماعتوں میں انڈیل دیا ہو۔ ان دونوں نے بیک وقت خالی خالی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ عافیہ کی سرسراتی آواز پر پریسا نے خالی خالی نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں اور آنکھوں کو سختی سے رگڑتے دھیما سا مسکرائی تھی۔ یہی کہ میں عاشر سے شادی کو تیار ہوں، اور یہی تو آپ کی خواہش تھی نا کہ میں آپ کی اور بابا کی پسند سے شادی کر لوں۔ میں راضی ہوں ماما۔ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولی تو عافیہ نے بامشکل مسکراتے صدام کی جانب دیکھا۔ تم یہاں سے اٹھ کر زمین پر کیوں آئی ہو اور ڈرپ بھی خود ہی اتار لی؟ ڈاکٹر نے اتنی کمزوری بتائی ہے، نہ جانے عقل کب آئے گی۔ وہ اسے ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ ماما، میں تھک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ ہسپتال کے نام سے ہی مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ صدام اس کی بات پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں نے ڈسچارج پیپر تیار کروا لیے ہیں، سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اب ہمیں بھی گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ چلے ماما، آپ گاڑی تک جائیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے عافیہ سے مخاطب ہوا۔ پریسا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر لاتعداد سوال منڈلا رہے تھے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی صدام نے اس کی جانب اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ یہ فیصلہ اتنی اچانک کرنے کی وجہ؟ صدام نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید عقل آ گئی ہے بھائی، میں نے سنا تھا کہیں کہ شادی اسی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، نہ کہ اس سے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اور اس بات کا اندازہ آج مجھے اچھے سے ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگوں کی محبت صرف ہمارے لیے ہوتی ہے، اور میں نے دوسرے آپشن کو چن لیا ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ صدام اس کی بات پر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ مگر پری، پلیز فارس، اب اس بابت کچھ مزید مت بولنا، میں تھک چکی ہوں، میرا ذہن اب کچھ بھی سننے کو آمادہ نہیں ہے۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں بولتے اسے خاموش کروا گئی۔ فارس کی چلتی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ ویسے بھی وہ لوگ گاڑی کے نزدیک پہنچ چکے تھے تو مزید کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ پریسا نے آنکھیں موندتے سر ونڈ سکرین سے ٹکرا دیا۔ نکاح کریں گی مجھ سے؟ شہرام کی آواز کی بازگشت اس کی سماعتوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ میں اتنی گئی گزری نہیں شہرام خان کہ اپنے احساسات، اپنی محبت، سب کچھ ایک بٹے ہوئے شخص پر لوٹا دوں۔ خود تو آپ سب کچھ اپنا لوٹا آئے ہیں، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں ایک شادی شدہ انسان کو اس کے بچے سمیت اپناؤں گی۔ اگر اس معاملے میں میں خود غرض ہوں تو خود غرض ہی صحیح، مگر خود کو رسوا ہوتے میں اب نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے نکاح کی پیشکش کی بھی تھی تو کب؟ جب وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی۔ کاش اس کی محبت کے جواب میں کبھی اس نے اس سے اس قدر محبت سے بات کی ہوتی تو آج پریسا آفندی آپ کی دیوانی ہوتی شہرام خان۔ وہ بامشکل اپنے آنسو روکتے ڈوبتے دل سمیت دل ہی دل میں مخاطب تھی۔ گاڑی گھر کی پورچ میں داخل ہو چکی تھی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ سب سے پہلے گاڑی سے نکل کر اندر کے جانب بڑھنے والی بھی وہی تھی۔
ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ورنہ یہ کیسے اپنے موقف سے اتنی جلدی ہٹ سکتی ہے فارس؟ ابھی ہسپتال جانے سے پہلے اس کے منہ پر صرف انکار تھا اور اب ہسپتال میں ہی اس نے حامی بھر لی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ صدام کی پریشان کن آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تو فارس نے مسکینیت سے اس کی جانب دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس سب کے اصرار پر شہرام میاں پریسا سے ملاقات کو آئے تھے۔ یہ سن کر تو صدام لازم اس کا گلا ہی گھونٹ دیتا۔ مجھے لگتا ہے حاضری ہوئی ہوگی۔ اس کی پرسوچ آواز پر صدام نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا تو وہ کسی آڑ کے مارے ہنس دیا۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بکواس کیا کرو، وہ تنک کر بولتے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ جو ہی اندر پہنچی عادل نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ، اور مجھے امید ہے اب میری بات سن کر آپ کی طبیعت بھی بحال ہو جائے گی۔ اس کے معنی خیز لہجے پر عفیفہ نے ناسمجھی سے صدام کی جانب دیکھا۔ میں آپ کی پسند سے شادی کو تیار ہوں ڈیڈ، میں عاشر سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ اس کی رضامندی پر جہاں عادل کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی، وہیں عفیفہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں پریسا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر سبز مہری رقم تھی۔ یہ اچانک؟ میں نے سوچا آپ سے کیا وعدہ نبھا لینا چاہیے۔ جب آپ نے 5 سال قبل فقط میری خوشی کی خاطر مجھے باہر بھیجا تھا تو میں کیوں آج آپ کو ناراض کروں؟ اس لیے میں راضی ہوں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولی، مگر اس کی آنکھوں نے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ ایسی ہی تو ہو گئی تھی، مسکراتی ضرور تھی مگر دل سے نہیں۔ فارس کو اپنی تمام تر پلاننگز فلاپ ہوتی دکھائی دی تھیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ عادل نے سرت سے اسے اپنی سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تو وہ پرسکون ہونے کی خاطر آنکھیں موند گئی۔ مان عادل کی نگاہ دروازے پر ایستادہ عاشر کی جانب اٹھی تھی جو خود ساکت کھڑا تھا۔ شاید وہ ان کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ انہوں نے پریسا کو خود سے الگ کیا اور اشارے سے ہی اسے نزدیک آنے کا کہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے عین نزدیک آیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اگر میں پریسا کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے اس کی رضامندی جاننی ہوگی۔ اگر وہ بخوشی اس فیصلے کو قبول کر لیتی ہے تو میں یہ رشتہ پکا کر دوں گا، اور اب اس بات کا اعتراف آپ کے سامنے ہی ہو چکا ہے، تو پھر مجھے یہ سب کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ میں عاشر اور پریسا کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ سب دم ساتھ گئے۔ پریسا کے حلق میں بے ساختہ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی جو عاشر کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی۔ ان کی بات پہ وہ کھل کے مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ بابا، دھوم دھام سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، زیادہ زور مت بس سادگی سے نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ مت کریں۔ مجھے یہ سب چیزیں اب اپنی جانب متوجہ نہیں کرتی۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، نہیں، اس معاملے میں بالکل بھی آپ کی نہیں سنوں گا۔ اس گھر میں دھوم دھام سے یہ فنکشن ہوگا کیونکہ پھر کوئی فنکشن آنے میں بہت عرصہ لگے گا۔ ابھی آپ اس معاملات میں کچھ نہیں بولیں گی، بس جلد از جلد شادی کرنی ہے۔ ہمیں ویسے بھی اب شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ میرے خیال میں اگلا ہفتہ شادی کے لیے بہترین رہے گا۔ وہ فیصلے پہ ایک نیا فیصلہ کر رہے تھے اور پریسا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تو بس شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، شادی کرنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ تو ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ مگر عادل، اتنی جلدی؟ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے عافیہ۔ بہت مشکلات کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی غلط بات ہو اس سب کے درمیان۔ انہوں نے سختی سے عافیہ کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب چپی اختیار کر گئے۔ کسی نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پریسا کی نگاہ غیر ارادی طور پر عاشر کی جانب اٹھی جو بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ نگاہیں چراتے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ عاشر نے اس کی پشت کو تکا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم زینے چڑھ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے تعاقب میں بڑھا تھا۔ اتنی دیر میں وہ زینے چڑھ چکی تھی۔ پریسا، اس کے بھاری لہجے پر پریسا نے اپنے حواس بحال کرتے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اگر تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض ہے تو تم اس شادی سے انکار کر سکتے ہو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ بمشکل اپنے لہجے کو حشاش بشاش بناتے ہوئے بولی تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں نے تو کسی اعتراض کا ذکر ہی نہیں کیا پریسا، خود ہی مفروضے قائم کر رہی ہو تم۔ میں تو تم سے تمہاری رضامندی جاننے آیا تھا۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ پریسا نے ماتھے پر شکنے سجائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ میرے خیال میں جو رضامندی آپ مجھ سے جاننے آئے ہیں وہ رضامندی میں نیچے دے چکی ہوں۔ اتنی بڑی محفل میں ان سب باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ عاشر نے اذیت سے مسکراتے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑسے تھے۔ زیادہ نہ سہی، مگر اس گزرے عرصے میں تمہیں اتنا تو جان گیا ہوں کہ تم ضد کے معاملے میں کسی بھی حد تک جا چکی ہو۔ تم ضدی ہو، اڑیل ہو، اور اس ضد میں تم اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے گریز نہیں کرو گی۔ تمہارا اندر کچھ ہے مگر ظاہر تم کچھ کرتی ہو۔ باہر جو تم نے رضامندی دی وہ تم نے ظاہر کیا ہے۔ اب یہاں تم مجھے ساری سچائی سے روشناس کروا سکتی ہو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ اس کے سرد لہجے پر پریسا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ کس قدر آسانی سے اس کے دل کی تمام باتیں اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اچھا، تو کیا تم دل کو پڑھنے کے فن سے واقف ہو جو بہت مہان بن رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کیا ہے میرے دل میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی۔
شہرام خان، جس سے تمہاری ذات نے عشق کیا ہے، جس کی تم دیوانی ہو، کیا میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں؟ نہیں پری، میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں اور بہت ہی خود غرض قسم کی کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری نہیں بلکہ تمہاری خوشی کی خواہش ہے۔ تم جب جب ہنستی ہو، پھر چاہے وہ کسی بھی بدولت ہو، مجھے وہ انسان بھی اچھا لگتا ہے۔ جس انسان سے تمہیں محبت ہے، مجھے بھی وہ انسان عزیز تر ہے، کیونکہ وہ تم سے منسلک ہے۔ جواباً اس کی بات پر پریسا کے لبوں پر پھیلی تمسکرانہ مسکراہٹ فوراً سے پہلے سمٹی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے لبوں کی تراش پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ لازم نہیں جن سے عشق کیا جائے عاشر انہیں حاصل بھی لازم نہیں جن سے عشق کیا جائے عاشر انہیں حاصل بھی کر لیا جائے۔ وہ عشق ہی کیا جو لا حاصل نہ ہو۔ میری طرف بھی یہی قصہ ہے، اور یقین کرو مجھے دلی خوشی ہے کہ مجھے تم جیسا لائف پارٹنر ملے گا۔ ہاں، اس شخص سے میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پائی، نہیں بھلا پائی میں اس شخص کو تمہارے سامنے، اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم سے جڑ کر میں آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گی۔ تم دو گے نا میرا ساتھ؟ وہ بھیگے آس بھرے لہجے میں بولتے اس کی جانب اپنی ہتھیلی پھیلا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت سی تھی، ناکام سی حسرت۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھا اور کھل کر مسکرا دیا تھا۔ پریسا نے دھیمی شکست خوردہ مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عاشر نے آسودگی سے مسکراتے اس کی پشت کو تکا تھا۔ اگر وہ اس فیز سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو مکمل طور پر تیار تھا۔ میرے خیال میں اب مجھے بھی نکلنا چاہیے۔ فارس کی آواز پر وہ سب ہوش کی دنیا میں لوٹے اور سب سے ملتے لمبے لمبے ڈھک بھرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ وہاں موجود ہر فرد کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ عادل مسلسل صدام کو ہدایتیں کرنے میں مصروف تھا، مگر ان کا تمام تر دھیان صرف پریسا کی بات کی جانب ہی تھا۔ اس غائب دماغی کی کیفیت میں وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صدام، یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر رہی۔ میں جانتی ہوں وہ شہرام بھائی کو نیچا دکھانے کی ضد میں فقط یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ وہ مر جائے گی صدام۔ عفیفہ بے چینی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ صدام دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں سر کے بالوں کو ڈھے جانے والے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ عفیفہ، میں کیا کر سکتا ہوں اس سب معاملے میں؟ میں دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہوں۔ میں کیسے روکوں اسے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ عفیفہ نے اس کے شانے پر ہاتھ جماتے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کہنے سننے کو اب بچا ہی کیا تھا؟ جب دلہا دلہن راضی تھے تو ان سب میں اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر کھولا اور تیز قدموں سے کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ صدام نے بوکھرا کر اس کی جانب دیکھا جو اب پریسا کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عفیفہ نے اشتعال کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ اسے بیڈ پر بیٹھی آنسو بہاتی دکھائی دی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ پریسا نے سرے سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو تم؟ اب یہ رو دھو کر پریسا؟ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو کہ جس کا جب جی چاہا شادی سے انکار کر دیا، جب جی چاہا رضامندی ظاہر کر لی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اب کیا جتا رہی ہو؟ وہ غصے سے اسے اپنے مقابل کرتی درشت لہجے میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہکلا کر بولتے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ تم نے کیا کیا ہے پریسا؟ تم یہ پوچھو تم نے کیا نہیں کیا؟ عاشر سے شادی کا فیصلہ صرف تمہارا ہے تو پھر اب یہ آنسو کس کے نام پہ بہا رہی ہو؟ وہ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے تند لہجے میں بولی۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، اپنے نصیب کو، اپنی بے بسی کو اور اپنی زندگی پر رو رہی ہوں کہ اس انسان کے علاوہ کسی اور سے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے میری جان کیوں نہیں نکل گئی؟ میری سانسیں کیوں باقی ہیں؟ کس کے نام پر جی رہی ہوں میں؟ یہ آنسو اس چیز کے ہیں۔ وہ بھی اپنا ضبط کھوتی چیخی تھی۔ عفیفہ نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے دونوں بازوؤں کو تھاما تھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا پری، تم کوئی اچھا فیصلہ لے سکتی ہو۔ صدام تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کوئی حل نکال لیں گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں محبت سے بولی۔ پریسا نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ زندگی نہیں سنوارنی مجھے اب عفیفہ۔ کیا فیصلہ لوں میں؟ ہاں، کیا چاہتی ہو تم؟ شہرام خان کے پیروں کی دھول بن جاؤں جیسے 5 سال پہلے بنی تھی، جسے وہ اپنے قدموں تلے روند کر چلے گئے تھے؟ ان کے عشق میں بے بس ہوتے ان کے بیٹے کو اپنا لوں اور اس کی ماں بن جاؤں؟ اتنا ظرف نہیں ہے مجھ میں عفیفہ، میں بہت کمزور ہوں، نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ تو پھر مکمل طور پر بھول جاؤ نا انہیں۔ اس کی بات پر پریسا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ نفرت ہی تو نہیں ہوتی ان سے مجھے، اور جب تک دل میں نفرت نہیں ہوگی تو کیسے بھلا پاؤں گی انہیں؟ وہ بے بسی اور بے کسی سے گویا ہوئی۔ وہ نفرت کے قابل بھی نہیں ہے پری، وہ نفرت کے قابل نہیں ہے، وہ تم سے بھی زیادہ محبتوں کو ترسے ہوئے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ پریسا اس کی بات پر سرس سے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس کا حصار توڑتے اس سے الگ ہوئی تھی۔ خیر، تم جاؤ یہاں سے، مجھے اس متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ جس بات کو سننے سے قبل ہی تم منہ پھیر لیتی ہو نا پری، دعا کرنا یہ منہ پھیرنا تمہیں ایک نئے سرے سے کوئی پچھتاوا نہ دے دے۔ وہ تند سپاٹ لہجے میں اسے باور کروانے والے انداز میں بولتی تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک بے مول آنسو ٹوٹتے اس کے گال پر گرا تھا، جسے وہ ہاتھ کے پوچھ سے رگڑ گئی تھی۔
आप अभी तक यही हैं, गए नहीं पार्टी में? इर्तिजा ने सोफे पर विराजमान नवाज को देखते हुए पूछा था। वो हाँ यार, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है इतने हजूम में जाने को, वो उकताहट भरे लहजे में बोले। इर्तिजा ने हैरत से उनकी जानिब देखा, जिन्होंने अपनी कोई भी पार्टी ऐसे स्किप नहीं की थी, खास तौर पर ऑफिस की पार्टी। मगर आपका तो अवार्ड भी है ना ऑफिस की जानिब से। वो उनके नजदीकी सोफे पर विराजमान हो गया। उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा और फकत हंकारा भरने पे इत्तफाक किया था। इस दौरान अनाब चाय की ट्रॉली लिए लाउंज में आई। नाइमा भी उसके साथ ही थी। उन दोनों के बैठते ही नवाज ने टीवी बंद करते अपनी तमाम तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कराई, जो चाय के साथ भरपूर अंदाज में इंसाफ करने में मसरूफ था। इर्तजा नवाज की पुरसोच आवाज पे भी जब वो चाय में ही गुम रहा तो अनाब ने दांत खिचखिचाते हुए उसकी जानिब देखा, जो चाय पीते हुए ऐसी दुनिया जहां से गाफिल हो जाया करता था। उसने खींच कर गुस्से से उसके पाँव पे पाँव मारा तो वो हड़बड़ा कर होश की दुनिया में वापस लौटा था। कभी मोहब्बत से मत बुलाना, हमेशा ठुड्डे ही मारती हो, वो तनक कर बोलते सर झटक गया। नाइमा ने मुस्कुराहट दबाते चेहरा झुका लिया। डैड बुला रहे हैं तुम्हें। उसकी बात पर इर्तिजा ने चौंक कर उनकी जानिब देखा, जो उसे देख तासुब से नफी में सर हिला रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम आज मेरी जगह पार्टी अटेंड कर लो, अनाब को भी साथ ले जाओ, इस तरह उसकी भी आउटिंग हो जाएगी और मैं भी पुरस्कून हो जाऊंगा। मेरी जगह मेरा बेटा अवार्ड रिसीव कर लेगा। उसकी बात पर अनाब ने नाक मुंह चढ़ाई थी, क्योंकि उसे पार्टीज में जाने का सिरे से ही शौक नहीं था। डैड, इर्तिजा अकेला ही चला जाएगा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। उसकी बात पर इर्तिजा ने सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखा। डैड, बीवी को कौन ऐसी जगहों पर साथ लेकर जाता है? वहां तो तरह तरह की हसीनाएं होंगी। अब वहां जाकर भी इस बसूरी बीवी को ही देखूंगा तो फिर फायदा? आंखें भी तो ठंडी करनी है मैंने, खुद तो सारी उम्र अयाशियां कर ली, मेरी बारी में मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं आप। नॉट फेयर डैड, वो दांत पीसते हुए बोला। बस तुम्हारी हरकतों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं ना कि तुमने वहां जाकर यही सब करना है, इसीलिए बीवी को साथ भेज रहा हूँ। जवाबन वो भी दिल जलाने वाले अंदाज में बोले। इर्तिजा का पूर पूर जलकर राख हो गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारे साथ पार्टी पर जा रही हूँ। उठो अब और तैयारी पकड़ो, किसी चुड़ैल को देखने से पहले मैं तुम्हारी आंखें ना नोच लूं। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती तनफन करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसके जाते ही इर्तिजा ने सताइशी अंदाज में भौमें उचकाते उन दोनों की जानिब देखा और सीटी की धुन बजाते बालों को संवारते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तकरीबन 10 मिनट के तवक्कुफ के बाद वो जो ही वॉशरूम से बाहर निकला, आईने के सामने खड़े वजूद को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर करख्तगी छा गई। उसने सर्द निगाहें उसकी जानिब उठाई और मजबूत कदम उठाता उस तक पहुंचा था। ये कैसा ड्रेस पहना है तुमने? वो उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेते उसकी जानिब अपना चेहरा करते पथरीले लहजे में बोला। अनाब ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। क्या हो गया है इर्तिजा? सिर्फ एक पार्टी वेयर ड्रेस है ये, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में बोली थी और अंदर ही अंदर उसकी हालत से खूब हंस उठा रही थी। ओवर रिएक्ट? लिबास देखा है तुमने अपना? बैग किस कदर डीप है और ये स्लीवलेस, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? मुझे ऐसी वाहियात चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। वो दुरुस्त लहजे में धाड़ा। अनाब ने सुकून से उसकी जानिब देखा। अच्छा, तो वो जो पार्टी में हसीनाएं होंगी वो भी तो इस किस्म का बेहुदा लिबास पहनेंगी ना? उनको देख ठंडी आहें भरनी ही है ना, तो मुझे ही देख कर भर लेना। तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरी उतर रही होंगी ना मैं, वो काटदार लहजे में बोली। इब्तिदा ने दान पर दान जमाते उसकी जानिब देखा। उसका ड्रेस देखते उसके तन बदन में आग ही लग गई थी। शट योर माउथ अनाब, अभी के अभी वापस जाओ और ये ड्रेस चेंज करके आओ, और दोबारा ऐसा बेहुदा लिबास पहनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्ती से गोया हुआ। अनाब ने गुसीली निगाहों से उसकी जानिब देखा और हठधर्मी से वहीं खड़ी रही। इर्तिजा की आंखें किसी ख्याल के तहत चमक उठी। उसने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा और उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते झटके से उसे अपनी गिरफ्त में मुकैयद किया था। इर्तिजा, छोड़ो, ये क्या घटिया हरकत है? वो किसमिसाते हुए बोली। जब ये लिबास पहन ही लिया है तो फिर क्यों ना हम इस कमरे से तो फिर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जब ये लिबास पहन ही लिया है तो फिर क्यों ना हम इस कमरे से कनेक्ट रहें। कोई और ना सही, मगर इस लिबास में तुम्हें पूरी तरह देखने का हक मेरे पास तो महफूज है। वो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते उसका चेहरा अपने चेहरे के नजदीक करते गंभीर लहजे में बोला, साथ उसके गाल से अपना गाल से हिलाया था। इर्तिजा, अच्छा प्लीज सॉरी, अब नहीं करती ऐसा कुछ भी। वो अब असल में मिन्नतों पर उतर आई थी। इर्तिजा ने अफसुर्दगी से उसकी जानिब देखा। मेरी जान, एक चाय और एक रोमांस के दरमियान मुझे टोकने वाले लोग इंतहाई जहर लगते हैं। वो जताने वाले लहजे में बोला। उसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। अनाब के तो सर पर लगी तलवों पर भुजी। अच्छा, अब तो मैं जहर ही लगूंगी। वो पक्की लड़ाका औरतों की तरह बिफरी थी। अरे नहीं नहीं, तुम तो मुझे शहद की मानिंद मीठी लगती हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि चखने का मौका तो दो। वो उसके गाल पर अपना लम्स छोड़ते मायनी खेज लहजे में बोला। अनाब ने घबरा कर उसकी जानिब देखा, जिसके लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। नहीं, मैं जहर ही ठीक हूँ। वो गड़बड़ा कर बोलती उसके हिसार से एक झटके से निकली थी।
इर्तिजा उस पर एक सपाट निगाह डालते आईने की जानिब मुतवज्जा हो गया। अनाब भागने वाले अंदाज में ड्रेसिंग की जानिब बढ़ी थी। उसके बाद उनके पार्टी तक पहुंचने के दौरानिये में उनके दरमियान कोई भी बात न हुई। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। अनाब ने परेशानी से अंदर की सूरत हाल का जायजा लिया तो अच्छे खासे बड़े पैमाने पर पार्टी मुनक्किद की गई थी। उसका यहाँ आना पहला पहला तजर्बा था, तभी दिल घबरा रहा था। यहाँ तो सब अजीब अजीब मखलूकात आई हुई हैं। वो उंगलियां चटकाते हुए परेशानी से गोया हुई। अजीब नहीं है, बस सबने मेकअप किया हुआ है। वो लापरवाही से शाने उचकाते हुए बोला। अनाब उसकी बात पर उसे जबरदस्त घूरी से नवाज रही थी। ओ इर्तजा, कैसे हो यंग मैन? आई मिस यू अलॉट। अनाब ने गौर से उनकी जानिब देखा, जो उम्र में तो उससे काफी बड़ी थी, और इर्तजा ऐसे उनसे मिल रहा था जैसे वो उसके बचपन की बिछड़ी कोई सहेली हो। वो दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गई। आंटी, और लेडीज को ये अच्छा नहीं लगता कि वो यंग मैन पर लाइन मारें, इसलिए इज्तनाब कीजिए। उनका उसके साथ चिपकना जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो जताने वाले लहजे में बोली, मगर लहजा मुस्कुराता हुआ ही था। इर्तजा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आई एम नॉट ऑलरेडी, आई एम स्टिल यंग। वो मगरूराना लहजे में बोली। जाएं, पहले मुंह धोकर आए, फिर मानूंगी। आप अभी भी जवान हैं। अपनी उम्र को मेकअप के नाम पर छुपा कर आप ये क्या हरकतें कर रही हैं? शर्म करें कुछ। वो जलते भुनते बोलकर इर्तजा को खींचते हुए एक जानिब ले आई। इर्तजा होंकपन से उसकी जानिब देख रहा था। अनाब ने बगौर उन दो लड़कियों को देखा जो इर्तजा को देख मुस्कुरा रही थी। ये जो तुम करते फिर रहे हो ना इर्तजा, मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। मान उसकी निगाह कोने पर खड़े शख्स पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक नजर इन लड़कियों की जानिब देखा जो उनके नजदीक आ चुकी थी। बाजी, ये जो खड़े हैं ना, ये मेरे शोहर नामदार हैं और आप दोनों इसकी बहनें। तो मेरी सलाह माने, वो जो लड़का खड़ा है ना, अब उसके पास चली जाएं, क्योंकि वो दुनिया जहां का वेला तरीन इंसान है। उसने दूर खड़े फारिस की जानिब इशारा किया जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अचानक उन पर नजर पड़ते ही खुशगवार हैरत समेत उनकी जानिब चला आया। इर्तजा हक दक खड़ा उसकी हरकत मुलाहिजा कर रहा था। इनको तो आउट कर दिया, 70 हुरों का क्या करोगी बेगम? वो उसे टहोका मारते शरारत भरे लहजे में बोला। इस दौरान फारिस भी उनके नजदीक पहुंच चुका था। बकवास मत करो मेरे साथ। ये अभी कोई आदमी मुझे देख ले तो तुम उसकी आंखें ही निकाल कर रख दो, और रही बात हूरों की, तो उनको भी मैं खुशी खुशी इस फारिस के नाम कर दूंगी। साफ बात है भाई, इर्तजा को लेकर अनाब बहुत पॉजेसिव है। वो खुले दिल से एतराफ करते हुए बोली। इर्तजा ने आंखों को मसलते हुए यकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा। उसे ये बात नाकाबिले यकीन लग रही थी कि ये सब उसे अनाब ने कहा है। मेरी जो बीवी है ना, वो तुम्हारा मुंह तोड़कर रख देगी। फारिस ने उसे डराना चाहा। अनाब ने उसकी बात को सिरे से ही हवा में उड़ा दिया। ढूंढो तो सही पहले, तुम्हारा तो वो हिसाब है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। फारिस का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ गया। देखो, अब तुम मेरे जलब पर नमक मत छिड़को अनाब। वो उसे शहादत की उंगली दिखाते बावर करवाने वाले अंदाज में बोला। अनाब ने तमस्कुराना अंदाज में उसकी जानिब देखा। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, इंशाल्लाह तुम कमारे ही मरोगे फारिस मियाँ। वो शाने उचकाते बेनियाजी से बोलते उसके वजूद में चिंगारियां सी लगा गई। वो मजीद उसके जले पर नमक छिड़क रही थी। उसकी बात पर इर्तजा का कहकहा बेसाख्ता था। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? इर्तजा ने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। शायद मेरा बाप भी इस बिजनेस की दुनिया में अहम मुकाम रखता है और उसकी बिना पे ही मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसकी तंजिया आवाज पर इर्तजा ने खज्जल होते उसकी जानिब देखा। फारिस ने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तकरीबन घंटा मजीद इस तकरीब में ठहरने के बाद वो सब आगे पीछे पार्किंग की जानिब बढ़े थे। हाँ, क्या सोचा फिर तुमने इस बारे में? क्या सोचना है फारिस, अब जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैं उसकी जिंदगी में अब टांग नहीं अड़ाना चाहता। सद्दाम की बात पर फारिस के चेहरे से मुस्कुराहट फौरन से पहले सिमटी थी। क्या मतलब टांग नहीं अड़ाना चाहते? वो तुम्हारी बहन है सद्दाम, ये तुम्हारा हक है कि तुम उसके हक में बेहतरीन फैसला लो। वो गुस्सीले लहजे में बोला। इर्तजा और अनाब ने हैरत से उसकी जानिब देखा, क्योंकि वो बहुत कम गुस्सा करता था। मैं उसे नहीं टोक सकता, क्योंकि उस शहराम के नाम पर उसे घर से निकालने वाला भी मैं ही था, उसके ऊपर जुल्म ढाने वाला भी मैं ही था। मैंने अपनी बहन से वो एतबार छीन लिया। किस हक से उसके लिए कोई फैसला करूं? वो जब टूटते ही बेबसी से चिल्ला उठा। फारिस के तने हुए तासुरात उसकी बात पे ढीले पड़े थे। उसने उसे वहां आने की इतला देते फोन काट दिया। वैसे भी परीसा ने उन सबको अपनी शादी की तैयारियों की खातिर आफंदी हाउस बुलाया था। फोन बंद होते ही उन दोनों ने बेचैनी से उसकी जानिब देखा तो उसने गहरा सांस भरते मुख्तसरन बात उनके गोश गुजार कर दी। ये परीसा खुद को अजियत क्यों दे रही है, समझ से बाहर है। इर्तजा हैरत के मारे बड़बड़ाया। वो खुद को नहीं, शहराम सर को अजियत से रोशनास कराना चाह रही है, मगर वो ये बात समझने से कासिर है कि इस चीज से सबसे ज्यादा उसे ही तकलीफ होगी। अनाब की अफसोस भरी आवाज पर उन दोनों ने थकी थकी सी सांस खारिज की थी। खैर, अभी हमें आफंदी हाउस जाना है। उसकी बात पर उन दोनों ने होले से इस बात में सर हिलाया था। सद्दाम फोन बंद करते ही जूं ही मुड़ा, सामने खड़े शख्स को देख उसका पूरा वजूद गोया जल्जलों की जद में आ गया। चेहरा लट्ठे की मानी सफेद पड़ गया। शहराम, तुम यहाँ? वो हकलाते लहजे में बोला। उसे डर था कि कहीं उसने वो तमाम बातें ना सुन ली हों। मुझसे मेरे आने का मकसद मत पूछो सद्दाम, मुझे बस इस बाबत बताओ जिसका जिक्र तुम अभी फारिस से कर रहे थे।
اس کے کڑے لہجے پر صدام نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ یہ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے شہرام، تم اندر چلو۔ ویسے کیسے آنا ہوا تمہارا یہاں؟ وہ بامشکل مسکراتے لہجے میں بولا۔ شہرام کا سر بے خودی کی کیفیت میں نفی میں ہلا تھا۔ تم نے ہی اپنی بہن کا یقین نہیں کیا صدام۔ اس کی سرگوشی پر صدام کو اپنی آتی جاتی سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پلیز شہرام، یہ بہت پرانی بات مائی فٹ صدام آفندی، اینڈ یو نو واٹ، تم بھی انہی ٹیپیکل بھائیوں میں سے ایک ہو جسے اپنے چلتے افیئرز کا کچھ معلوم نہیں ہوتا، جنہیں اپنی عیش و عشرت عزیز ہوتی ہے مگر بہن پر بات آتے ہی تمام غیرت جاگ جاتی ہے۔ وہ کسی بپرے شیر کی مانند دھاڑا تھا۔ صدام نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے چہرہ جھکا لیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد ٹھہرے لہجے میں بولا۔ شہرام نے تلخ مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کے شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ بد کردار ہونے کا تانا دیا تھا اسے تم نے؟ صدام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی کی ایک لکیر سی تھی۔ اور تمہارے اس ایک تانے نے میرے وجود سے جان نکال لی ہے صدام، جان نکال لی ہے، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا۔ صدام یک ٹک دم سادے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی، شکوہ، حیرت۔ کیا کچھ نہیں تھا، وہ بے ساختہ لڑکھڑایا تھا۔ میرا قصور تھا، مجھے اسے دھتکارنا نہیں چاہیے تھا، مجھے یوں اس سفر میں اسے تنہا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے پھر بھی اسے کر دیا۔ میں نے اس کا مان توڑا ہے صدام، میں تو اس کے بھلے کی خاطر اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ سب سے زیادہ برا تو میں ہی اس کے ساتھ کر گیا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اس نامکمل وجود کی مانند ہیں جن کی محبت ہی انہیں مکمل کرتی ہے۔ میں خود کو بھول بیٹھا تھا، مگر میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، کیونکہ میں نے محبت نہیں کی اس سے، کبھی نہیں کی، بلکہ میں نے تو عشق کا وہ مقام طے کیا ہے اس کے سنگ جس کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ محبت حصول مانگتی ہے صدام، اور میں نے کبھی اسے حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی، بلکہ وہ اپنی پیشانی مسلتے عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ شہرام، تم پری سے؟ اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اتنی اذیت، اتنے آنسو میں نے اسے دیے ہیں، میں نے اسے بہت زیادہ رلایا ہے۔ وہ ایسے ہی بھیگتی رات میں روتے ہوئے گڑگڑائی تھی میرے سامنے کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی، مگر میں نے اس کا مان توڑتے اسے مار دیا تھا، اور اس دن میں نے صرف پریسا آفندی کو ہی نہیں بلکہ شہرام خان کو بھی مار دیا تھا۔ شہرام، تم؟ صدام کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے گھبرا کر اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے اور دوبارہ اپنے خول میں سمٹ آیا تھا۔ صدام فق چہرے سمیت اس کی جانب دیکھ رہا تھا جس نے آج کیسا انکشاف اس پہ کیا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میں چلتا ہوں، ویسے بھی مجھے واپس حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس سے نگاہیں چرا کر بولتے ہوئے مڑا، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے شانے کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ ارے ایسے کیسے میاں، اب تو تمہیں اندر چلنا پڑے گا، ویسے بھی ہادی غازان کو لے کر بس پہنچ ہی رہا ہوگا۔ وہ اسے لیتے خاموشی سے صدام کو اشارہ کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شہرام نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس دوران وہ لوگ اندر آ چکے تھے۔ ارے اتنی دیری؟ ان کے ساتھ آتی شخصیت کو دیکھ پریسا نے سختی سے لبوں کو بھینچ لیا اور ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ پارس نے اس کی بات پر کان نہ دھرتے شہرام کو لیتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ! عقب سے آنے والی چہکتی آواز پر شہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرا کر اس کی جانب باہیں پھیلائی تھیں۔ غازان بھاگتا ہوا اس کی باہوں میں آ سمایا۔ پریسا نے نہایت چپتی نگاہوں سے اس منظر کو تکا تھا۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھی تھی۔ ارے آپ تو بھیگ گئے! اس نے اس کے بھیگے بالوں کو سہلایا اور محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے بارش کتنی پسند ہے۔ ہادی انکل نے روکا بھی، مگر پھر بھی میں بارش میں چلا گیا۔ وہ سنجیدگی سے اسے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا۔ شہرام کی نگاہیں نہ جانے کی سوچ کے تحت پریسا کی جانب اٹھی تو وہ بھی حیرت بھری نگاہوں سے غازان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پریسا، تمہیں تو بارش پسند ہی نہیں ہے نا؟ فارس جان بوجھ کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے بارش سے کل بھی عشق تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس چیز سے پریسا آفندی عشق کرتی ہے وہ مرتے دم تک قائم رہے گا۔ وہ جتانے والے لب و لہجے میں بولی تو سب نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، جسے کل تک بارش پسند ہی نہیں تھی، اس سے نفرت کرتی تھی، اور آج اس کی ساری محبتیں جاگ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں عاشر بھی آ گیا۔ پریسا نے دلکش مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں تم سب شاید میری شادی کی ڈسکشن کرنے آئے ہو، تو وہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھتی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتی جتانے والے لہجے میں بولی۔ شہرام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے صدام کی جانب دیکھا جو پرسکون بیٹھا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی شادی کی باتیں، تو وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یم یم، یہ ذرا گلاب جامن تو پکڑاؤ، شہرام میاں کا منہ میٹھا کرائیں، پریسا اور عاشر کی شادی کی خوشی میں۔ پارس جان بوجھ کر ان دونوں کے ناموں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مریم نے اس کی بات پر سرے سے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ پریسا نے جتاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ عاشر نہایت سنجیدگی سے اس منظر کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ ایک دم پریسا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں مجھے اب نکلنا چاہیے، مجھے واپس حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مگر دل ہی دل میں اس کی حالت جو تھی وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سونگنے کی حس بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہے یا پھر تم سب کو بھی جلنے کی بو آ رہی ہے کہیں آس پاس سے؟
वो दोनों हाथ सीने पर बांधे शहराम को निगाहों के हसार में लिए काटदार लहजे में बोली। सब जो आपस में बातों में मसरूफ थे खामोशी इख्तियार कर गए। शहराम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जिसका लहजा काटदार था। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि तुम्हारी शादी की खबर सुनकर शहर में आग लग गई है? फारिस ने भी हंसते हुए उसकी बात में हिस्सा डाला था। शहराम ने उसकी बकवास पर कटीली निगाहों से उन दोनों की जानिब देखा। शहर में नहीं बदलूंगा शहर में नहीं बुद्धू, दिलों में चिंगारियां सी जल रही हैं। वो मजे से बोलती शहराम के उकब से ही मेज की जानिब झुकी और वहां से एक सैंडविच उठाया था। शहराम ने उसकी आंखों में अपनी सर्द निगाहें गाड़ी तो वो तमस्कुर से मुस्कुरा दी। वो जब से मुठ्ठियां भेज कर रह गया। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, फरियाद कर, दिल जलता है तो जलने दे। वो मजे से गुनगुनाते हुए सीधी हुई तो उसके घने बाल शहराम की आंखों से टकराए थे। वो जब्त के कड़े मराहिल तय करते मुठ्ठियां भेज गया। सब कुछ बहुत सफाई से भूली हैं आप, मगर जुबान चलाना आज भी बहुत अच्छे से अजबर है आपको, या शायद कैंची मजीद तेज करवाई गई है। उसके तंजिया सर्द लबो लहजे पर प्रीसा को अपने हलक में सैंडविच अड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने बामुश्किल वो निगलते उसकी जानिब देखा जिसके लबों पर वही काटदार मुस्कुराहट रखसा थी। डैड, क्या ये इसी कैंची की बात हो रही है जो दादू कहते थे कि आपकी जुबान में फिट है? उसी लम्हे गाजान की बात पर जहां शहराम का चेहरा खिफत से सुर्ख पड़ गया, वहीं प्रीसा का जबरदस्त किस्म का कहका बेसाख्ता था। यहाँ तक हंसते हंसते आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। सब ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा जिसके चेहरे पर इतने अरसे बाद खुली शफाफ मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शहराम ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा जिसकी मुस्कुराहट सबकी निगाहों के इर्तिकाज से घबराते सिमट चुकी थी। उसने अपने बालों को दोनों हाथों से संवारते उन सबकी जानिब देखा था। गाजान सरस से उठते उसकी जानिब आया, लेकिन वो इससे पहले ही तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई। गाजान ने अफसुर्दगी से उसकी पुश्त को तका और भागने वाले अंदाज में उसके ताक़ुब में गया था। गाजान, शहराम गुस्से से बोलते उसे थामे आगे की जानिब बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो बाहर की जानिब बढ़ चुका था। शहराम, वो बच्चा, मैंने तुमसे बात नहीं की सद्दाम आफंदी। उसके सर्द लहजे पर सद्दाम सख्ती से लबों को आपस में बेबस करते ठंडी आह भरकर रह गया। ना जाने की नाराजगी अब कितनी देर तक तवारत बख्शने वाली थी। गाजान तकरीबन हाँफते हुए उसके नजदीक पहुंचा जो दोनों हाथ सीने पर बांधे पूरी दिलजमई से बाहर बरसने वाली बूंदों को देख रही थी। आप मुझे देखकर हंसी थी, मतलब अब मैं आपका दोस्त बन गया हूं ना? वो चमकती निगाहों समेत बोला। प्रीसा ने ठटक कर उसकी जानिब देखा और खामोशी से निगाहों का जाविया बदलते उससे फासला इख्तियार कर गई। अगर आप मेरी दोस्त बन गई हैं तो फिर हम दोनों साल बारिश में नहाएं। हम दोनों को बारिश पसंद है ना? वो चहक कर बोलते उसके दिल की हालत अजीब कर गया। उसने सख्ती से मुट्ठियों को भींचा, मगर अपने हाथ पर नरम गरम लम्स महसूस करके उसका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा, क्योंकि वो उसका हाथ थाम चुका था। प्रीसा ने एक झटके से उसे अपना हाथ आजाद करवाया था। एक बार जब बोल दिया है कि हम दोस्त नहीं बन सकते तो क्यों पीछे पड़ गए हैं आप मेरे? जान छोड़ दे मेरी। वो उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते तिनक कर बोली और सर झटक कर वापस जाने के लिए मुड़ी थी, मगर सामने खड़े शहराम को देख उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि वो इश्तियाल भरी निगाहों से उसे देख रहा था। गाजान ने अफसुर्दगी से उसकी जानिब देखा। वो धीमे से बोलते शहराम का हाथ थाम गया। न जाने क्यों प्रीसा के दिल में एक टीस सी उठी थी। उसे कम से कम बच्चे के साथ ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मगर वो इस दिल का क्या करती। आई एम सॉरी। वो शहराम की मुसलसल घूरती निगाहें खुद पर महसूस करते भीगे शिकवा कुना लहजे में बोलते वहां से चली गई। दरअसल वो उसके गुस्से से डर गई थी। कल वाली धमकी भी शिद्दत से याद आई थी जब उसने प्रीसा को गाजान को सख्ती से कुछ भी कहने से मना किया था। उसके लहजे का भारीपन शहराम ने साफ महसूस किया था। गाजान की निगाहें अभी भी उसकी पुष्ट पे ही जमी थी और इन आंखों में छुपी हसरत शहराम की निगाहों से मख्फी नहीं थी। गाजान खान, अपनी निगाहों को लगाम दे वरना मुझे लगाम दिलवाना बखूबी आता है। शहराम उसकी कड़कदार आवाज पर उसने सटपटाते उसकी पुष्ट में पनाह ली और चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा था जो गुसीली निगाहों से उसे ही घूरने का फरीजा सरंजाम दे रहा था। डैड, मगर मुझे उनका दोस्त बनना है। आपने देखा वो भी हमारी दोस्त बनना चाहती हैं, मगर पता नहीं क्यों नहीं बनती। आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड ऑफ हर। वो छोटा सा बच्चा आंखों में बेखौफी लिए जताने वाले लहजे में बोला। शहराम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा और दो जानू उसके नजदीक बैठते उसके बाल संवारे थे। वो शायद प्रीसा के मुताबिक गलत समझ रहा था, वो तो उससे नफरत की दावेदार थी। हर ऐरे गैर को दोस्त नहीं बनाया करते मेरे शेर, ये हमारी तालीमात के खिलाफ है। वो सपाट लबो लहजे में गोया हुआ। गजान ने गहरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। हर ऐरे गैरे को नहीं बाबा जान, मगर जिसे हम पसंद करते हैं उन्हें दोस्त बना लेना चाहिए, वरना फिर दिल टूट जाता है, आपका भी और उनका भी। उस बच्चे के मुंह से ऐसी अफसुर्दगी भरी बातें सुनकर शहराम का वजूद ठंडा पड़ गया। आंखों के दरीचे पे एक गुजरी शाम शिद्दत से लहराई थी, जिसकी बदौलत दिल में उठती टीसों को उसने बामुश्किल दबाते गाजान की जानिब देखा जो दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। शहराम के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोच लिया था कि अब वो उसकी राह में बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि जल्द अज जल्द वापस हवेली पहुंच जाएगा। शहराम, प्लीज मेरी बात तो सुनो कम से कम। सद्दाम की पुकार में बाहर जाते शहराम के कदम वहीं थमे थे। उसने आंखें मेज कर खोलते जब से गहरा सांस भरा और काजान तो सद्दाम की आवाज सुनकर उसके पास ऐसे भागा जैसे शहराम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा हो।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और गाज़ान, लेट्स गो, हमें देर हो रही है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो गुस्सीले लहजे में बोला। गाज़ान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते नफी में सर हिलाया और सद्दाम की पुश्त पर पनाह ली थी। शहराम ने गौर से उसकी जानिब देखा। डैड, मुझे अभी नहीं जाना। यहाँ इतने सारे लोग हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे साथ खेले कूदे। इधर मैं खुश हूँ, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला। सदाम बिना पलक झपकाए यकटी को उसकी जानिब देख रहा था। वक्ती खुशियों के सहारे नहीं जिया जाता गाज़ान खान। जो मंजिल आपकी है, आपको वही वही लौटना है और वही खुशियां तलाश करनी है। चले अब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, अंदाज खासा जताता हुआ था। शहराम, प्लीज कीप योर माउथ शट सद्दाम। ना मैं तुमसे मुखातिब हूँ और ना ही मुझे अब तुम्हारे से दोस्ती रखने का कोई शौक रहा है। वो दृश्य लहजे में बोलते उसकी बात दरमियान में ही काट चुका था। सद्दाम ने तफक्कुर से अपनी पेशानी मसली थी और गाज़ान के नजदीक तो जानो बैठते उसे अंदर जाने का इशारा किया था। वो तो जैसे इसी बात का मुंतजिर था, भागने वाले अंदाज में वहां से निकलता चला गया। उसके जाते ही शहराम ने कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसे अंदर क्यों भेजा तुमने? वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। देखो शहराम, तुम इतने सालों पहले की बातों को सर पर हावी करके हमारे रिश्ते में ये बात ला रहे हो। अब इन बातों को याद करने का कोई मकसद नहीं है, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। शहराम ने तलक मुस्कुराहट समेत उसकी जानिब देखा। मुझे किसी चीज का दुख नहीं है सद्दाम, अफसोस मुझे इस चीज का है, जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसे उस चीज की सजा क्यों मिली, वो भी मेरे होते। मुझे इस वक्त में उसके दिफा के लिए यहाँ मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि उसका नाम मेरे नाम से जोड़ते खराब करने की कोशिश की गई थी। मैं खुद पे सारे इल्जाम ले लेता, मगर उस पे एक भी इल्जाम ना आने देता। मगर मैं उसका लगता क्या हूँ? फिर ये सवालिया निशान जहन में मंडलाता है और फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। लेकिन तुमसे तो उसका इतना गहरा मजबूत दिल का रिश्ता है ना, तुम्हारी बहन थी ना वो, तुम्हारी लाडो। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि उसने किन किन मुश्किलात का सामना किया है 5 साल कबल। पहले मैंने धुतकार दिया, फिर अपनों की जानिब से ये सिला, और फिर 5 साल उसने तनहा झेले, ना जाने किस कुर्ब में, किस कदर अजियत में थी वो। धीमे लहजे में बोलते बोलते उसका लहजा जहर खुंद हो चुका था। तुमसे कम अजियत में थी वो। सद्दाम ने संजीदगी से उसकी बात मुकम्मल की। शहराम ने अजियत से मुस्कुराते नफी में सर हिलाया और अपने गिर्द लिपटी चादर दुरुस्त की थी। मेरे बस में होता तो मैं उस पे एक आंच भी ना आने देता, क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है। जो तकलीफें उसे झेलनी पड़ी हैं, वो भी मैं अपने सर पर ले लेता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तकलीफें मजीद बढ़ जाती, कोई नहीं। उनका मुदावा भी किसी सूरत में उनका मुदावा भी किसी सूरत में उस जात ने लिख ही देना था। मगर मैं अब भी यही कहूंगा कि तुमने तुमसे मैंने इस किस्म की तवक्का नहीं रखी थी सद्दाम। तुमने मेरा मान जो तुम पर बना हुआ था, वो चिकनाचूर कर दिया है। वो सपाट लबो लहजे में बोलते गाज़ान को लेने की खातिर अंदर की जानिब बढ़ा था। सद्दाम ने आंखें मेजते हाथ के इशारे से उसे टोकना चाहा, मगर वही हाथ लुढ़क कर इसके पहलू में आन गिरे। गाज़ान, चले। उसने फारिस की गोद में चढ़कर बैठे गाज़ान को अपनी बार सख्ती से मुखातिब किया। मगर डैड, नो मोर आर्गुमेंट्स एंड होल्ड माई हैंड क्विक। वो सख्त लहजे में उसे बावर करवाने वाले अंदाज में बोला। प्रीसा, जो मरियम की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा जब से सुर्ख पड़ रहा था। वो किसी ख्याल के तहत अपनी जगह से उठी थी और मेज पर रखी मिठाई की प्लेट थामे बारी बारी सबकी जानिब बढ़ी थी। गाज़ान खामोशी से अपनी जगह से उतरते शहराम की जानिब बढ़ते उसका हाथ थाम गया। शहराम, कहाँ जा रहे हो तुम? थोड़ी देर मजीद ठहरते। वैसे भी कल दोपहर में ही परी और आशिर का छोटा सा मायूं है, और रात में निकाह की तकरीब। तुम्हें लाजिम शामिल होना है। मुबारकबाद नहीं दोगे इन्हें? फारिस ने नासमझी से इस्तफसार किया। मैं जरूर होता, मगर मुझे वापिस एबटाबाद के लिए निकलना है, अभी इसी वक्त उजरत में। जिंदगी ने मौका दिया तो मुबारकबाद के बहुत से मौके आएंगे हमारी जिंदगी में, इंशाल्लाह। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। उतनी देर में प्रीसा मिठाई की प्लेट लेते उसके सामने पहुंच चुकी थी। शहराम जो पलटकर बाहर की जानिब बढ़ने ही वाला था, सामने खड़ी प्रीसा को देख उसकी सांसों में तलातुम बरपा हुआ था। मैंने आपको ये हक नहीं सौंपा कि आपका जब जी चाहे मेरा रास्ता रोकें या यूं मेरे एतराफ पर दीवार बनकर खड़ी हो जाएं, वो काटदार लहजे में बोला। पुरीसा ने बगौर उसकी आंखों में देखा, जो उसके अल्फाज की तर्जुमानी नहीं कर रही थी। शहराम बेसाख्ता निगाहों का जाविया बदल गया। ये हक जताने का और ये हुक्म चलाने, इस चीज का हक मैंने भी आपको नहीं सौंपा। ये घर मेरा है, यहाँ मौजूद हर चीज मेरी है, तो फिर मैं जहाँ मर्जी खड़ी हूँ, आपको उससे क्या मतलब? वो तो मुस्कुराना लहजे में बोली। सबने हैरत से उसकी जानिब देखा। शहराम ने अपनी पेशानी मसलते उसकी जानिब देखा। पेशानी की रगें उभर कर नुमायां हो रही थी। रास्ता छोड़े मेरा परीसा आफंदी, वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। मैं तो ना जाने कब से आपका रास्ता छोड़ चुकी हूँ, सामने तो आप खड़े हैं। ये अल्फाज बोलते ना जाने क्यों उसका लहजा डगमगाया था। शहराम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, मगर इस वक्त तक वो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। ये ले मिठाई खाएं। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसी भी किस्म के दुख या तकलीफ के साथ नहीं करना चाहती। आप वापस लौट रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, पुरानी रंजिशों को भुला देना चाहिए। वो मुस्कुराते लहजे में बोलती उसके सामने मिठाई वाली प्लेट बढ़ा गई। शहराम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते खामोशी से
उसमें से एक टुकड़ा उठा लिया था, इससे पहले कि वो वापस उन सबकी जानिब बढ़ती, और कब से ही किसी ने उसका दुपट्टा अपनी गिरफ्त में लिया था। उसने चौंक कर निगाहें मोड़ी तो गाज़ान उसका दुपट्टा हाथ में थामे उसकी जानिब ही देख रहा था। आप मुझे रोक लेना, मुझे अभी नहीं जाना, डैड जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे वापस नहीं जाना अभी। वो मुल्तजियाना लबो लहजे में गोया हुआ, पर ईसा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसने सरस से अपना दुपट्टा उसकी गिरफ्त से आजाद कराया और फीके पड़ते चेहरे समेत उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे वो उसके नजदीक दुजानो बैठी थी। ये बहुत बुरे हैं, ये किसी की भी नहीं सुनते। कुछ अजियतें ऐसी होती हैं जिन्हें बयां करना नामुमकिन होता है, और ये वैसी ही अजियत से रोशनास कराते हैं। वो शहराम की जानिब देखते तलख लहजे में बोली। गजान ने भी अफसुर्दगी से शहराम की जानिब देखा था। तो फिर आप मेरी फ्रेंड बन जाएं, ताकि मैं जब भी आपसे मिलूं आप मेरी दोस्त हों। उसकी बात पर प्रीसा ने हलक तर करते उसकी जानिब देखा, मगर अगले ही लम्हे उसके जहन में एक झमाका सा हुआ था। वो तो वैसे भी जा रहा था, वक्ती दोस्त बनने से क्या जाना था। तभी खुद में हिम्मत मुजतमा करते हुए नरमी से मुस्कुराई थी। ओके फ्रेंड्स, तो उसका गाल थपथपाते मुस्कुराते लहजे में बोली। गाज़ान ने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा। बाकी सबका हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो अभी हद तक खड़े उनकी जानिब देख रहे थे। थैंक यू। वो उसके गाल को चूमते हुए उसके गले का हार बना था। परीसा उसकी बेख्तियारी पर साकित रह गई। उसने कांपते दिल समेत दोनों हाथों को उसके गिर्द लपेटते हल्का सा थपथपाया और सरस से उसे खुद से अलहदा करते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शहराम ने बगौर उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे उसने गाज़ान का हाथ थामा और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। उसकी चौड़ी पुश्त पर तकते पर ईसा की निगाहों के ऐन सामने वही 5 साल पहले वाला मंजर ताज़ा हुआ था, जब ऐसे ही भीगी रात में वो उसे धुतकार कर चला गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फूट फूट के रो दे। आशिफ ने बगौर उसके जर्द पड़ते चेहरे को तका, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसके वहां से निकलते ही परीसा ने खामोशी से रुख उन सबकी जानिब मोड़ा था, जहां अफसुर्दगी का राज था। क्या हो गया है? चिल करो सब, किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। वो बज़ाहिर हंसते हुए बोली, मगर अगले लम्हे अपने हाथ पर किसी का नरम गरम लम्स महसूस करके उसने चौंक कर बाएं जानिब देखा, जहां गाज़ान खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उन सबने उसके चेहरे पर छाए तारीखपन को रंगों में घुलते देखा था। बेसाख्ता उसने निगाहें शहराम की तलाश में घुमाई थी, मगर वो एक बार फिर नाउम्मीद लौट आई। गाज़ान, डैड, वो तो चले गए, मगर मुझे छोड़ गए हैं। कल ले लेंगे मुझे, यहाँ से बोल रहे थे मैं फारिस अंकल के साथ रह लूं। वो मुस्कुराते हुए उन्हें बता रहा था, और पुलिसा के चेहरे से एक बार फिर किसी ने मुस्कुराहट नोच ली थी। मतलब वो सच में एक बार फिर से जा चुका था। वो तेज कदमों से वहां से भागने वाले अंदाज में अपने कमरे की जानिब चली आई। गाज़ान ने मुस्कुराते हुए उन सबकी जानिब देखा तो फारिस को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। इतना छोटा सा बच्चा न जाने किन परेशानियों में घुल चुका था। उसने सरस से उसे गोद में भर लिया। फूफो, मुझे भी ऐसा तैयार होना है। जेमल की बात पर अपने लबों पर ग्लोव लगाती प्रीसा का हाथ वहीं साकित हुआ था। जरूर मेरी जान, मगर इसके लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा ना, वो उसकी नाक दबाते हुए बोली। जेमल ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। मेरे ख्याल में माइयों के लिहाज से इतनी तैयारी बहुत है। वैसे भी वक्त कम है, नीचे आंटी भी गुस्सा कर रही हैं, हमें जल्दी तमाम काम निपटाने चाहिए। अनाब की उजरत भरी आवाज पर वो ना चाहते हुए भी खुल के मुस्कुराई थी। आज उसकी माइयों की तकरीब थी, जो उन सबके इसरार पर ही घर में ही रखवाई गई थी। इरादा तो छोटी सी करने का था, मगर उन सब ने मिलकर उसकी तकरीब को अच्छा खासा बड़ा कर दिया था। तभी आफिया उन सब पे अपना गुस्सा निकालती फिर रही थी, और उन सब ने यहाँ आकर पुलिसा पर अफरा तफरी मचाई हुई थी। क्या जरूरत थी तुम सबको ये सब करने की? शादी तो शादी ही है ना, फिर चाहे वो सादगी से हो या धूमधाम से। वो नासमझी सा गोया हुई। उसके लहजे के पीछे छुपी अजियत कोई नहीं समझ पाया था। हाँ, अभी ये शादी आशिर से हो रही है ना, तभी तुम ऐसे बोल रही हो। यहाँ आशिर की जगह शहराम सर होते। इससे पहले के कमरे में दाखिल होती ब्रीजा अपनी बात मुकम्मल करती। मरियम ने जोर से उसके बाजू में चुटकी भरी थी। वो तकलीफ से बिलबिला कर रह गई। अपनी जल्दबाजी का एहसास उसे प्रीसा के सफेद पड़ते चेहरे को देखकर हुआ था। आई एम सॉरी परी, वो कोई बात नहीं, खैर ये पकड़ो और मेरे बालों में लगा दो प्लीज। वो उसकी जानिब फूल बढ़ा गई। मरीजा ने मुश्किल मुस्कुराते उसके बालों में वो फूल लगाए तो अफीफा उसका दुपट्टा सेट करने लगी। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी अपने हाथों पर लगे नक्शो निगार को तक रही थी। इसी दौरान कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और गाजान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उन सबने मुस्कुराते हुए उसे वेलकम किया तो वो तो जवाब में मुस्कुरा कर रह गया, मगर प्रीसा पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें जैसे चुंधिया कर रह गई। वाओ, आप तो आज सचमुच की फैरी लग रही हैं। उसकी बात पर जहां सब खुलकर हंसे थे, वहीं प्रीसा के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ना जाने क्यों उसकी बात पे वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। परी, एटलीस्ट कर्टिसी निभाने को ही तुम उसकी बात का जवाब दे सकती हो। उसके साथ तुम वही सब करो जो शहराम भाई ने तुम्हारे साथ किया, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सामने खड़ा बच्चा शहराम की औलाद नहीं, बल्कि जैमल की तरह का ही एक बच्चा है, बस ये सोच लो। अफीफा ने उसके कान में झुकते नरमी से सरगोशी की तो वो नम निगाहों समेत उसे देखने पे मजबूर हुई थी। थैंक यू। उसने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया और चेहरा झुका गई। वैसे भी उसकी मौजूदगी से उसे हर लम्हा बस शहराम की मौजूदगी का ही गुमान होता था।
اس نے اپنی اولاد کو بالکل اپنی طرح ہی بنایا تھا، مگر جب اس کی اولاد اس کی دیوانی ہو رہی تھی تو پھر وہ کیوں اس کا اسیر نہیں ہو پایا تھا؟ کیا اسے ایک لمحے کے لیے بھی پریسا سے محبت کا گمان نہیں ہوا ہوگا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ تم میری پھپھو کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے پہلے کبھی کسی کو تیار نہیں دیکھا؟ میری تو ماما بھی ایسے ہی فیری لگتی ہیں تیار ہو کر، زیمل فخریہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ غازان نے سنجیدگی سے سب کی جانب دیکھا، جہاں سبھی نکسک سے تیار تھے وہ الجھ کر رہ گیا۔ مگر میں نے کبھی کسی کو ایسے تیار نہیں دیکھا، اس نے شانے اچکاتے لاپرواہی سے اسے جواب دیا، پر عیسیٰ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب، تمہاری ماما ریڈی نہیں ہوتی کیا؟ اس نے جیسے غازان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ غازان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، اس نے دکھ سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ میری ماما ہوں گی تو میں انہیں دیکھوں گا نا، میری ماما تو میرے پاس ہیں ہی نہیں، ڈیڈ بولتے ہیں کہ شی از ڈیڈ۔ اس کی بات پر پریسا کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ سب تو اس بات سے واقف تھی، تبھی خاموش ہو گئی، البتہ پریسا نے سن پڑتے دماغ اور لرزتے دل سمیت اس کی جانب دیکھا تھا۔ تبھی وہ اس کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، تبھی وہ بچہ اس کی توجہ کو ترس رہا تھا اور کس قدر بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹک رہی تھی۔ کب سے نہیں ہے آپ کی ماما؟ ان سب کے دوران پہلی بار پریسا کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ غازان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تو کبھی اپنی ماما کو نہیں دیکھا، وہ شانے اچکاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کون سنبھالتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں، ایک شائستہ آنٹی ہیں، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اتنا گندا کھانا بناتی ہیں۔ ڈیڈ کے سامنے وہ بہت پیار کرتی ہیں، مگر ڈیڈ کے جانے کے بعد کام بھی کرواتی ہیں اور ڈانٹتی بھی ہیں، مجھے بہت گندی لگتی ہیں، اس لیے مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ان سب کو بتا رہا تھا، وہ سب ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو یہ ظلم سہ کر بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ پریسا کے وجود میں غصے کا شدید ابال اٹھا تھا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی کھسکاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، بندہ اپنے سے انجان رہ سکتا ہے، مگر اپنی اولاد سے بھی انجان کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص؟ وہ عورت پیچھے سے ان کی اولاد کو مار بھی دے گی نا، پھر بھی انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ ایسے انسان ہیں وہ، جنہیں کسی سے غرض نہیں ہے سوائے اپنے۔ وہ درست لہجے میں بولی۔ ان سب کا منہ اس کے شدید رد عمل پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر میں نے تو ڈیڈ کو بتایا ہی نہیں، وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب گھر لوٹتے ہیں پھر میں بس ان کے سینے پر سر رکھ کے سو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اپنی عمر سے اس قدر بڑا محسوس ہوا تھا ان سب کو۔ پریسا نے پیشانی پر شکنے سجائے اس کی جانب دیکھا اور ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب اس نے خود ہی بات ختم کر دی تھی تو پھر اس کے بپھرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی اپنی بے اختیاری پر وہ خود پشیمان سی تھی، اسے اب سب کے سامنے کم از کم یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مان کمرے کے دروازے پر کھٹکے کی آواز پر ان سب نے بیک وقت گردن دروازے کی جانب موڑی تھی، جہاں عاشر دروازے پہ ایستادہ تھا۔ وہ مجھے پریسا سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ ان سب نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد تک ہی کمرے میں معنی خیز خاموشی کا راز رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ پریسا کی آواز پر اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور گلا کھنکارتے بات کی تمہید باندھی تھی۔ تم جانتی ہو نا، آج ہم زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں جانتی ہوں، کیوں تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ پریسا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، شک تو نہیں، بس ایک بار پھر تمہاری طرف سے آمادگی چاہتا ہوں، کیا تم اس رشتے پہ راضی ہو؟ اس نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ نیچے جس رسم کی تیاری ہو رہی ہے نا عاشر، وہ ہماری ہی ہے۔ تم بار بار ایک ہی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ میرا ارادہ جب مضبوط ہے تو کیوں ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہو تم؟ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی سنجیدگی سے گویا ہوئی، وہ سہولت سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس کی بات کا جواب پریسا کی توقع کے عین برعکس تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پریسا نے تعجب سے اس کی پشت کو گھورا تھا، جو اس کو اپنی پہیلیوں میں الجھاتے کچھ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان سب کے درمیان میں چلتی وہ سہج کر قدم اٹھاتی لاؤنج کی جانب آئی تھی، جسے مہندی کی تقریب کے لحاظ سے سجایا گیا تھا۔ پورا لاؤنج پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ عین سامنے ایک صوفہ رکھا گیا تھا، جس کے پشت پہ جالی دار پردے لٹکائے گئے تھے۔ دونوں طرف میں رکھے گلدان، جن میں تر و تازہ پھولوں کی مہک سب کے اعصابوں کو ایک سکون سا بخش رہی تھی۔ صوفے کے عین سامنے ہی مختلف رنگوں کے حساب سے کشنز لگائے گئے تھے، جہاں ڈھولکی بجانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس نے خالی نگاہوں سمیت ایک طائرانہ نگاہ پوری تیاری پر ڈالی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بھی اس کا دل کیوں نہیں کوئی شور کر رہا تھا؟ وہ بالکل خاموش تھا، کوئی ہلچل بھی تو نہیں تھی۔ اسے لا کر عین عاشر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ عفیفہ، جاؤ مرچیں لے کر آؤ، میں اپنی بچی کے اوپر سے وار دوں۔ اتنے عرصے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے بولی تو پری نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا، میں نے آپ کی خواہش کا احترام کر لیا ہے۔ عادل جو ہی اس کے نزدیک آئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگتی بھیگے لہجے میں بولی۔ جواباً انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ کچھ دیر بعد ہی تقریب کا آغاز کیا گیا تھا۔
मैं भी लगाऊं या आपको, जो सब लगा रहे हैं? गाजान की आवाज पर प्रीसा ने नरमी से मुस्कुराते उसे इजाजत दी थी। उसने जरा सा हाथों में उपटन लेते पंजों के बल ऊंचा होते उसके गाल पर लगाया था। प्रीसा ने मुस्कुराकर उसके बाल संवारे तो वो भी खुलकर हंस दिया। जेमल ने भी उसके देखा देखी यही काम दोहराया था। वैसे परी, आज तुम्हारा ही दिन है, तुम खुश हो सकती हो, तुम्हें खुश होने का पूरा हक है। फारिस की शरीर आवाज पर उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। वो क्या है ना, मैं प्रीसा हूँ और तुम फारिस, मैं फारिस नहीं बन सकती। वो सर झटकते हुए न जताने वाले लहजे में बोली। फारिस ने फखरिया कॉलर झाड़ते उसकी जानिब देखा और अपने साथ ही खड़ी मरियम की गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल किया था। ये क्या हरकत है? वो दांत पीसते हुए बोली। फारिस ने चमकती निगाहों से उसकी जानिब देखा। यम यम, यू नो कि मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए अभी से शॉपिंग शुरू कर दी है और अब मैं सोच रहा हूँ इसमें से 2-3 सूट तुम्हें तोहफे में दे दूं। ब्रांड के सूट हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। और एक और बात, ये फटे हुए कपड़े लेकर अपने ससुराल मत जाना, ठीक है ना, वरना अगले दिन ही घर से बाहर होगी। वो आंखें पटपटाते मासूमियत भरे लहजे में बोला। तुम्हें मेरे से क्या गर्ज है फारिस मियाँ? वो उसके बाजू पे चुटकियां भरते दांत किचकिचाते हुए बोली। वो दरअसल मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी टेंशन है। दिन क्या रात क्या, तुम्हारी फिक्र में मुझे कोई होश नहीं रहता। मैं तुम्हें शोहर के करीब होने के नुस्खे बताता हूँ। तुम्हें क्या, तुम सब जरा सामने आओ। किडो, तुम भी गौर से सुनना। वो राजा-राना लहजे में उन सबसे मुखातिब हुआ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, शोहर को काबू कैसे करना है ये मुझे अच्छे से अजबर है। वो दिल जलाने वाले लहजे में बोली। सोच लो, शोहर मेरे जैसा हुआ तो कान के नीचे रख के 2 चपेड़े लगाएगा, फिर तुम सब भूल जाओगी। वो दोनों हाथों से बालों को संवारते हुए बोला। और तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा है कि मैं शोहर तुम्हारे जैसा ढूंढूंगी? मैं तो ऐसा तलाश करूंगी जिसकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी हो। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। और मैं बीवी बिल्कुल खुद से बरक्स ढूंढूंगा ताकि उसे अपने इशारों पर नचाकर उसे सीधा कर सकूं। वो क्या है ना, लोगों को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते संजीदगी से बोला। उसके चेहरे पर मजाक का शाइबा तक नहीं था। मरियम उसकी बात पर जबरदस्त किस्म का कहकहा लगाकर हंस दी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी? वो सर झटकते हुए बोली और झुककर प्रीसा के सर पर तेल लगाया था। इस बात का यकीन तो बहुत दूर की बात है, इस बात की गवाही एक दिन तुम खुद अपने मुंह से दोगी यम यम, नॉट माई वर्ड्स। वो दोनों हाथों में उपटन लगाते उसके गालों पर रगड़ते बाएं आंख दबाते हुए मजे से बोला। मरियम ने सख्ती की कैफियत में उसकी जानिब देखा और खोए खोए अंदाज में अपने गालों को छुआ था जहां उपटन लगा हुआ था। ये दुल्हा दुल्हन के नाम की उपटन होती है, उसे ऐसे किसी को भी नहीं लगाने देते। बरीसा उसकी हरकत पर चोट करते हुए बोली। फारिस ने उसके हाथ से हाइजम को लेते हवा में उछाला था। और अगर मैं इसे दुल्हन ही बनाना चाहता हूँ तो? उसकी मायने की इस बात पर बरीसा का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। उसने मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा जो अब हंसते हुए उन सबकी जानिब जा रहा था। वो अपना सर झटकती बरीसा की जानिब बढ़ी थी। वो सब हंसी खुशी रस्म करने में मसरूफ थे कि इसी दौरान ही बाहर से हाँफते हुए शहराम अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। गाज गाज, वो अजियत से उसे पुकार रहा था। प्रीसा के चेहरे पर जैसी आवाज सुनकर जिंदगी की रमक दौड़ गई। उसने झटके से चेहरा उठाते उसकी जानिब देखा जो गाजान को पुकार रहा था। मान प्रीसा की जानिब निगाह पड़ते ही वो लंबे लंबे ढक भरता उसके नजदीक पहुंचा और उसके नजदीक बैठते उसे छूकर महसूस किया था। आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई कोई? बोल रहे थे ना डैड के मेरे साथ चलो, क्यों करते हो ऐसा? वो कभी उसकी पेशानी चूमता तो कभी उसका सर, कभी उसके हाथ तो कभी मुंह। सब हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे। मगर डैड, मुझे हुआ क्या है? उसकी परेशान आवाज पर शहराम ने अजीब से अंदाज में उसकी जानिब देखा। आप सीढ़ियों से नहीं गिरे थे क्या? उसकी बात पर गाजान का सर जूं ही नफी में हिला, शहराम की निगाहें बेसाख्ता फारिस की जानिब उठी, जो उसे देखते दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा इश्तियाल के आलम में बेतहाशा सुर्ख पड़ गया। उसने जहर खुन निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अब हाइजम को हादी को थमाते खुद उसकी जानिब भी बढ़ रहा था। वो कुछ एडवेंचर करने को नहीं मिल रहा था तो सोचा कि लाइफ में कुछ एडवेंचर लाना चाहिए। अब हम सब यहाँ लुत्फानंदोज हो रहे थे और तुम वहाँ तन्हा थे। मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ और तुम्हें ऐसे यहाँ बुलाता तो तुम कतई ना आते, तभी ये करना पड़ा। वो मुस्कुराते लहजे में सुकून से अपना कारनामा उन सबके गोश गुजार कर रहा था जैसे बहुत कोई नेकी का काम किया हो, मगर अगले ही लम्हे अपने मुंह पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ से उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। फारिस ने सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देखा, अलबत्ता बाकी सबने सरस से अपने हाथ लबों पर जमा लिए। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है ना फारिस? कोई जिए तो तुम्हारे लिए मजाक, कोई मरे तो तुम्हारे लिए मजाक। वो बिपरे शेर की मानिंद गरज उठा। फारिस ने अपने गाल को सहलाते तासुफ से उसकी जानिब देखा। लो देखो, यहाँ किसी का भला करना चाहोगे तो खुद का ही बेड़ा गर्क होगा, पहले मेरी बात याद रखना। वो अपने गाल को सहलाते मुंह बसोरते हुए बोला। शहराम ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे और एक झटके से मुड़ा था, मगर अगले ही लम्हे उसका हाथ मेज पर लगने की बदौलत वो उपटन का प्याला उलटते उसके कपड़ों को बुरी तरह गंदा कर गया। उसने परेशानी के आलम में सबकी जानिब देखा और उस प्याली को उठाना चाहा, मगर इसकी बदौलत उसके हाथ बुरी तरह खराब हो चुके थे। शहराम बेटा, आप ऐसे करें, वॉशरूम से हाथ धो लें और ये भी साफ कर लें। आफिया की नरम आवाज पर वो इस बात में सर हिला गया। अफीफा ने उसे नीचे मौजूद कमरे में ही भेजने में आफियत जानी थी।
परीसा तो दम बखुद सी बस उसकी जानिब देख रही थी, जो स्याह शलवार कमीज पे स्याह चादर ही ओढ़े हुए था। उसकी आंखों में एक हसरत सी जागी थी। इससे पहले कि वो अपनी जगह पर बैठती, नेट का दुपट्टा गुलदान की नोक से अड़ने की बदौलत वो चिड़क की आवाज के साथ ही फटता चला गया। मरियम ने सरस से उसकी जानिब देखा, जो अब तफक्कुर से दुपट्टे को जांच रही थी। तुम उठो, मैं तुम्हारा दुपट्टा तब्दील करवा लाती हूँ। न जाने आज क्या क्या हो रहा है यहाँ, मेरी समझ से बाहर है। वो उसका हाथ थामते हुए बोली और उसे अपने हिसार में लेती अनाब को बताते कमरे की जानिब बढ़ गई। अब इस लिबास में जीने चढ़ना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा नीचे की सेट हो जाए। तुम ऐसा करो, ये दुपट्टा उतारो, मैं अफीफा से चुनरी का पूछती हूँ। वो उसे ताकीद करते कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही परीसा ने अपने सर पर पिनअप हुआ दुपट्टा उतारते एक जानिब रखा और आईने में अपने अक्स को देखा था। मैं खुश हूँ इस सबसे, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मैं इस सबसे खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी से ही तो हो रहा है। मैं अपने साथ साथ आशिर की खुशियों पर ग्रहण नहीं लगा सकती। परीसा, तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। वो आंखें मौन कर खोलती गहरा सांस भर उठी। अगले ही लम्हे पूरे कमरे में तारीकी छा गई थी। उसने आसपास किसी चीज की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी, मगर मोबाइल भी उसके पास नहीं था जिससे वो रोशनी ही कर लेती। पूरे घर की लाइट कैसे जा सकती है अचानक? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो बेचैनी से अपने दोनों हाथों को सहलाते हुए बोली। सभी जानते थे कि उसे अंधेरे से किस कदर खौफ आता है। वो बचपन से ही तारीकी से डर जाया करती थी। अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर खटके की आवाज पर उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। कौन है वहां? वो कांपते लहजे में बोली और कदम पीछे की जानिब बढ़ाने लगी, यहाँ तक कि उसकी पुश्त जोर से दीवार से लगी थी। कदमों की चाप की आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। कौन है वहां? सरसराते लहजे में बोलते, इससे कबल के वो चिल्लाकर किसी को बुलाती, अपने लबों पर किसी का भारी मजबूत हाथ महसूस करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खौफ के मारे उसके हलक में कांटे से चुभने लगे। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। अपने नजदीक से उभरने वाली भारी मर्दाना आवाज पर उसके कान साएं साएं करने लगे। उसने अंधेरे में उसे तलाशना चाहा था, मगर तारीकी होने की बदौलत वो नाकाम रही थी। अगले ही लम्हे वो उसके लबों से हाथ हटा चुका था। प्रीसा ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। मोबाइल होगा आपके पास? टॉर्च लाएं, मुझे बाहर जाना है, वो हकलाते लहजे में बोली। शहराम ने उसकी बात पर उसे फासला कायम करते हुए मोबाइल की तलाश में हाथ जेब में अड़सा था। मोबाइल तो मैं अफरा तफरी में घर भूल गया। उसकी बात पर प्रीसा ने परेशानी से उंगलियां मसली थीं। वो उसके सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी, तभी आंखें मूंदते आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, मगर उसके होने से एक गौना सुकून उसके रगोपे में सरायत करता चला गया। मैं बाहर से किसी को बुलाता हूँ, वो सर्द लहजे में बोलते इससे पहले कि बाहर की जानिब कदम बढ़ाता, प्रीसा ने सरस से उसकी चादर थाम ली। शहराम के कदमों को वहीं ब्रेक लगी थी। मैं यहीं हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको अंधेरे से खौफ आता है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वो अपने लहजे में नरमी से बोला, मगर उसकी बात पर प्रीसा की आंखें तहय्युर के मारे फैल गईं। वो कैसे जानता था कि वो अंधेरे से डरती है? आपको कैसे मालूम कि मुझे अंधेरे से खौफ आता है? वो सरसराते लहजे में बोली। मुझे वो सब भी मालूम है आपके बारे में, जो आप भी नहीं जानती होंगी। उसकी मायनी खेज बात पर प्रीसा ने सरस से उसकी कमीज को अपनी गिरफ्त से आजाद किया था। आप जाएं यहाँ से, मैं तन्हा ही ठीक हूँ, वैसे भी लाइट आने वाली होगी। उसका लहजा एक आग लिए हुए था, जो किसी को भी भस्म करने का हौसला रखती थी। अगले ही लम्हे शहराम ने उसके दोनों तरफ पर दीवार में अपने बाजू रखते उसे अपने हिसार में मुकय्यद किया था। सिगरेट और क्लोन की मिली जुली महक ने उसे अपने हिसार में बुरी तरह कैद किया था। वो धड़कते दिल समेत आंखों को मूंद गई। जा रहा हूं मैं। उसकी मध्यम सी सरगोशी पर प्रीसा की आंखों से एक आंसू टूटते उसके गाल पर बह गया। कहाँ? बेसाख्ता उसके लबों से निकला था। अपनी जिंदगी हारने। उसके लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। शहराम ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाते गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। प्रीसा को ऐसे महसूस हरकत पे वो अभी जमीन बोस हो जाएगी। उसने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते उसे बुरी तरह पीछे की जानिब धकेला था। मत उलझाए मुझे अपने जाल में, मैं किसी भी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में नहीं आना चाहती। आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, वो भीगे लहजे में बोली। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके दिल ने उसे खुद से दूर जाते महसूस किया था। उसके बाद कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज पर उसे अपना दिल बुरी तरह बंद होता हुआ महसूस हुआ। 2 मिनट इसी कैफियत में वो खड़ी रही थी। मान लाइट आते उसने सख्ती से अपने गालों पर बह जाने वाले आंसुओं को रगड़ा था और एक नजर घड़ी की जानिब देखा, जो शाम के 6 बजा रही थी। चंद सातों बाद मरियम भी तेजी से अंदर आई। फ्यूज उड़ गया था, सद्दाम भाई वही कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। खैर, अब इस दुपट्टे का तो कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में हमें निकाह की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मौलवी साहब आने वाले होंगे, आंटी का सख्ती से हुक्म है। वो मजीद भी कुछ बोल रही थी, मगर प्रीसा साकित बैठी थी। वजूद में जैसे किसी ने जीने की रमक की खींच निकाली थी। चेहरे पर बस एक खालीपन सा था। उसके बाद कब वो कमरे में गई, कैसे उन सबको तैयार किया गया, हुआ क्या नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी। बस सबकी बातों का जवाब हूँ हाँ में देते वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहती थी। आज एक बार फिर वो जाते जाते उसके तमाम जख्म हरे कर गया था। हमारी परी तैयार है, देखो तो सही कैसा रूप चढ़ा है इसे।
बरीजा की चहकती आवाज पर उसने भी सुर्ख मतोरम आंखें उठाते आईने में अपना अक्स देखा था, मगर उसे अपने चेहरे पर इन सूजी आंखों के सिवा कुछ भी न दिखा, जिनमें बस शेहराम खान के दिए गए आंसू पोशीदा थे। अपने टूटे दिल की चुभन महसूस हुई, जिसमें से शेहराम खान के दिए गए जख्मों की बदौलत खून रिस रहा था। उसने आंखें मूंद कर खोली, मगर कुछ नहीं बदला था। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। जहन एक बार फिर गुजरी बातों की जानिब जाने पे आमादा था। वो एक लम्हा किसी फिल्म की मानी तो उसकी निगाहों के ऐन सामने चला था। हाल का अक्स धुंधला पड़ने लगा और चंद सातों बाद ही उसकी जगह माजी के गुजरे अनतलक पन्नों ने ले ली थी। अपनी मुस्कुराहट से क्यों सबको महरूम कर रही हैं आप? आईने में अपने सजे समरे अक्स को देख उसके जहन में शेहराम के अल्फाजों की बाज़गश्त हुई थी। उसने आंखों को मौनते अपने आंसुओं को अंदर उतारा था। आज वो किसी और के नाम लिखने जा रही थी, मगर दिल अभी भी सिर्फ उसी शख्स का असीर था। यहाँ तक कि उसका जहन अभी भी सिर्फ उसकी बातों के ज़ेरे असर था। वो क्यों उसे हर बार एक नया जख्म दे जाता था? और हैरत की बात यह थी कि इतनी तकलीफों के बाद भी वो जिंदा थी। क्या वो इतनी मजबूत थी कि सबको सह गई थी? मेरी सारी मुस्कुराहटें मुझसे छीन कर मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं मुस्कुराना क्यों भूल गई। उसने चुपके से आंख के कोने से निकलता आंसू अंगुली के पूरों से चुना था। अफीफा जो उसे गजरे पहनाने में मसरूफ थी, उसकी निगाहों से ये हरकत मख्फी ना रह सकी। परी, उसने नरमी से उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। तुम खुश हो ना? वो नरम मगर बेचैन लहजे में बोली। खुश? हाँ, खुशी तो हूँ। देखो, मुस्कुरा रही हूँ। मेरी मुस्कुराहट देखकर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा क्या मैं कितनी खुश हूँ? उसके दोनों हाथ थामते हुए आस भरे लहजे में बोली। कुछ महसूस नहीं हो रहा, बस इतना महसूस हो रहा है कि परीसा अफंदी कल भी शेहराम खान की दीवानी थी और आज अपनी शादी वाले दिन भी वो उसी दौराहे पे खड़ी है, या शायद आज उसकी मोहब्बत में शिद्दत पसंदी भी आ चुकी है। उसने उसे हकीकत से रोशनास कराया था। परीसा ने हसीयत से मुस्कुराते उसकी जानिब देखा। अफीफा, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ। तो भूल जाओ, या फिर एक बात मेरी सुन लो। उसने भीगी निगाहें अफीफा की जानिब उठाई। कैसे भूल जाऊं? अफीफा खामोश रह गई। परी, शेहराम को भूल जाए मतलब मैं खुद को ही भूल जाऊं? एक इंसान खुद को कैसे भूल सकता है? वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते पागलों की तरह बड़बड़ाई थी। अफीफा ने सख्ती से उसे अपने सीने में भेज लिया। अफीफा, अफीफा। इससे पहले कि अफीफा परी को मुखातिब करती, अनाब चीखती चिल्लाती तकरीबन हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई थी, मगर सामने बैठी परीसा को देख उसके चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया था। उन दोनों ने नासमझी से उसके चेहरे का फीकापन देखा। दोनों का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क उठा। क्या हुआ अनाब? अफीफा ने नासमझी से इस्तफसार किया। जवाबन अनाब यकटिक बस परीसा को देख रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। परीसा का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। उसने सरस से उसके बाजू को थामा था। अनाब ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी। क्या हुआ अनाब? प्लीज बताओ, सब ठीक है ना? उसने बेचैनी से इस्तफसार किया। उसने अपने कपकपाते लबों को आपस में पेवस कर लिया। वो उसकी जुबान उसका साथ देने से इनकारी थी। तकलीफ का एहसास रगों पे में सरायत करता चला गया। क्या हुआ है? जवाब दो मुझे अनाब, प्लीज, ऐसे मत करो। या अल्लाह खैर, ये हमारी गली में मुझे लगता है कोई दो कुत्ते लड़ रहे हैं और कोई बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। जब तक ये खामोश नहीं होते तो तब तक मैं खामोश हो जाती हूँ। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा वेट, नहीं आप लोगों को वेट तो नहीं करना पड़ेगा, वो मैं बीच में से कट कर दूंगी ना वो वेट, तो तब तक चले मैं खामोश हो जाती हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग रोक लेती हूँ। वो उसकी बातों पे जब्त खोते चिल्लाई थी। अफीफा ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। अनाब एकदम दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। वो उसे इतनी बड़ी तकलीफ से कैसे रोशनास करवा सकती थी? वो परी, बकवास बंद रखो अपनी, जवाब दो मुझे सीधी तरह प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नीचे ही जाती हूँ। वो बेसाख्ता अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए अपना शरारा दोनों हाथों में थामते बाहर की जानिब बढ़ी थी। परी, शेहराम सर इज नो मोर, ही इज डेड। उसकी भराई आवाज पर बाहर जाती परी के कदम जमीन पे ही मुंजमद हुए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसकी समातों में उंडेल दिया हो। उसने सख्ती की कैफियत में झटके से रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा। उसका सर बेसाख्ता नफी में हिला था। वो मुस्कुराते हुए उसके नजदीक आई। अफीफा का हाथ बेसाख्ता लबों पर जम गया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? वो मुस्कुराते लहजे में शक समोए बोली। अनाब को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। उसने नरमी से उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरा था और नफी में सर हिलाया था। परीसा उसके हाथों को बेदर्दी से झटकते ढह जाने वाले अंदाज में जमीन बोस हुई थी। मर जाएं आप, मर जाएं ताकि मुझे सुकून आ जाए। अपने कहे गए अल्फाज उसकी समातों में गूंजे थे। उसने दोनों हाथ कान पर जमाते सख्ती से नफी में सर हिलाया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई कुन छुरी से उसका कलेजा काट रहा हो। शेहराम, अगले ही लम्हे उसकी दिल खराश चीख कमरे की फिजा में गूंजी थी। उन दोनों ने भीगी निगाहों समेत तड़प कर उसकी जानिब देखा, जो दोनों हाथों को बुरी तरह जमीन पर मारने में मसरूफ थी, यहाँ तक कि उसके बाजू बुरी तरह खून आलूद हो चुके थे। उन दोनों ने तड़प कर उसे थामा, मगर वो तो जैसे अपने हवास खो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मैंने ये क्या कर दिया? मैंने मार दिया उन्हें। वो रोते हुए चिल्लाई थी। सर के बालों को सख्ती से मुट्ठी में भेजते वो मुसलसल आहो पुकार कर रही थी। उन दोनों से उसे संभालना मुश्किल हो गया।
तुम्हें ये सब किसने बताया? इर्तिजा का फोन आया था। वो अभी अभी यहाँ से निकले थे, मगर रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक से गाड़ी टकराने की बदौलत वो मौके पे ही। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही प्रीसा ने बुरी तरह उसे पीछे की जानिब धकेला था। अंदर आती मरियम ने सरस से उसे थाम कर सहारा दिया था। मुझे मरना था, उन्हें नहीं मरना था। इतना कुछ सहकर मुझे मौत क्यों नहीं आई? ये जिंदगी मुझे खुशियां क्यों नहीं लेने देती? मेरी हर खुशी को मातम में तब्दील कर देती है। मैं थक गई हूँ या अल्लाह, मुझे आपके पास आना है। इन्हें इनकी औलाद की खातिर ही जीने देते। मेरे पास जीने का कोई जरिया नहीं था, मगर उनके पास तो था। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। परी, खून। मरियम ने उसे थामना चाहा, मगर वो बुरी तरह से झटक गई। तुम सब झूठ बोल रही हो। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं जाऊंगी उनके पास। मैं उन सबको हक तक छोड़ती रोते हुए कमरे के बाहर भागी थी। जल्दबाजी में जीने उतरते आंखों के सामने अंधेरा आ जाने की बदौलत वो 3 से 4 मरतबा लड़खड़ाई थी। आफिया और आदिल ने दहलकर उसकी जानिब देखा, अलबत्ता आशिर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ रहा था। बाबा, बाबा, वो ऐसे कैसे? उसने गहरे गहरे सांस भरते उनके बाजू थामे। परी, मेरी जान, यहाँ देखो, सब वही है ना? तुम यहीं रहो, तुम्हारा निकाह है मेरी जान। सब मेहमान यहीं लॉन है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आफिया ने नरमी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते उसे समझाना चाहा, मगर वो नफी में सर ही ला गई थी। मैं निकाह कर लूं? निकाह? वो बोलते बोलते हंसी थी। मातम करने दे मुझे। मातम का दिन है आज मेरे लिए। मातम करने दे मुझे। मैंने बद्दुआ दी थी उन्हें कि वो मर जाएं, मुझसे दूर चले जाएं। उन्होंने मेरी बात मान ली। वो सर के बालों को मुट्ठी में भेजते चिल्लाई थी। आदिल ने फक चेहरे समेत उसकी जानिब देखा। उसकी जहनी हालत पर उन्हें शुबा सा हुआ था। मुझे अस्पताल जाना है उनके पास। आप कहीं नहीं जाएंगी प्रीसा, आज आपका निकाह है। उस शख्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आदिल के पथरीले लहजे पर परी बेदम सी होती वहीं थम गई। वो गिरने वाले अंदाज में उनके कदमों में बैठी थी। बाबा, सिर्फ एक बार उन्हें देखने दें, सिर्फ एक आखिरी बार। फिर कभी आपसे कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे उन्हें देखने दें। पहले वो गए थे तो एक उम्मीद थी उनके वापिस आने की, अब नहीं है बाबा। वो उनके पैरों में गिरते फूट फूट कर रो दी। उन सब ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा था। आदिल सरस से अपनी जगह से पीछे हटे थे। आपका निकाह है। उनकी बात मुकम्मल होने से कबल ही प्रीसा ने एक झटके से अपने माथे पर लगी बिंदिया और झूमर उतारते बुरी तरह जमीन पे फेंका था। गले में पहना नेकलेस, सब कुछ वो जमीन बोझ कर चुकी थी। आदिल ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे वो भागने वाले अंदाज में खारजी दरवाजा अबूर कर गई। उसके जाते ही आशिर ने अपनी आंख से निकलने वाले आंसू को मुस्कुराते साफ किया था। मरियम उसकी हालत के पेश नजर बाहर की जानिब बढ़ी और खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत तय करते उनकी गाड़ी नजदीकी अस्पताल के आगे जा रुकी थी। प्रीसा ने बंद होते दिल के साथ अस्पताल की इमारत को देखा था। मरियम ने उसके शाने पर दबाव बढ़ाते उसे दिलासा दिया। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गईं। परी, सद्दाम की आवाज पर उसने भीगी निगाहें उठाते उसकी जानिब देखा और अगले ही लम्हे वो फूट फूट कर जो रोई तो सबको रुला गई। सद्दाम उसे अपने सीने में भेजते उसे संभाल रहा था, मगर वो तो होश ही नहीं कर रही थी। ये शहराम की चादर। फारिस की आवाज पर प्रीसा ने वही उसके सीने पर सर धरे उसकी जानिब देखा और उसके हाथ से वो चादर ली थी। अभी कुछ देर कबल ही तो वो उसके दिल में नजर उतार रही थी कि वो स्याह शलवार कमीज में इस कदर हसीन लगता है, और अब क्या उसे उसी की नजर लग गई थी? उसका दिल धक से रह गया। वो वहीं जमीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठते दोनों हाथों में सर दिए फूट फूट कर रो दी थी। परी, भाई, आप कहें ना उनसे, मुझे उनके साथ रहना है। मैं उनसे नफरत नहीं करती, कभी भी नहीं की, कर ही नहीं सकती। जिससे आपने मोहब्बत की हो, क्या उससे आपको नफरत हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, फ्रेब है ये सब और कुछ नहीं। वो सद्दाम की शर्ट को मुठियों में भेंटे आस भरे लहजे में बोली। फारिस ने सपाट चेहरे समेत उसकी जानिब देखा, जिसकी हालत काबिले रहम थी। अगले ही लम्हे वो घुटनों में चेहरा छुपाए बैठ गई, बिल्कुल खामोश, साकित और जामिद। आस पास से गुजरते लोग हैरत से उस दुल्हापने में मौजूद लड़की को ऐसे बैठा देख रहे थे जिसके आंसू रो रो कर बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। मान उसकी निगाह बेंच की जानिब उठी, जहां उसकी गाड़ी की चाबियां, उसका वॉलेट और 2-3 चीजें रखी हुई थी। उसने मजीद सख्ती से चादर को खुद में भेज लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद तक उसे वापस घर ले आए थे। शहराम का चेहरा उन लोगों ने उसे चाहकर भी देखने नहीं दिया था। उनके कहे के मुताबिक उसका चेहरा इस कदर बुरी तरह खराब हो चुका था कि वो चाहकर भी नहीं पहचाना जा सकता था, मगर वो तो उसकी हर आहट पर उसे पहचान जाया करती थी। अब कैसे न पहचानती? उसने अजियत से आंखें मूंदते सोचा। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर आसमान को तक रही थी, जहां वो चारों एक बार फिर उसके सर हो गई थी। परी, क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी। जब एक इंसान था उस वक्त तुम उससे नफरत की दावेदार थी, और अब जब एक इंसान नहीं रहा तो तुम उसके हिजर में आंसू बहा रही हो। तय नहीं किया जा रहा कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो या नफरत। वो वीरान लहजे में गोया हुई। वो तीनों उसके बाद बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गई थी। प्रीसा बिल्कुल साकित बैठी थी। तुम जानती हो बाबा तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त आशिर से करने वाले हैं, क्योंकि आशिर बाहर जा रहा था, मगर बाबा ने रोक लिया था, क्योंकि उनके ख्याल में इससे बेहतर हमसफर तुम्हें मिल ही नहीं सकता।
वो उसका हाथ थामते हुए बोली, मगर उसने कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। बस वही स्याह चादर हाथ में थामे बैठी हुई थी। अफीफा ने संजीदगी से उन तीनों की जानिब देखा तो वो भी परेशानी से उसी की जानिब मुतवज्जा थी। परीसा की हालत ऐसी नहीं थी कि निकाह करवा दिया जाए। अंकल को इस बात को समझना चाहिए। मरियम की बात पर अफीफा ने एक ठंडी आह भरी। हर बार उन्होंने परीसा को समझा है, हो सकता है इस बार हम समझ लें, उन्हें तो परीसा के हक में कुछ बेहतर हो जाए। ऐसे तो यहाँ बैठे बैठे ये पागल हो जाएगी। अफीफा के नम लहजे पर वो तीनों भी किसी हद तक मुत्तफिक थीं, तभी इस बात में सर हिला गई। क्या कुछ बोली परी? आफिया जो ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी हालत देख उनकी ममता तड़प उठी थी, तभी उसके साथ ही जगह संभालते मुतफक्किर सी बोली, बाबा अपनी बात से पीछे हटे या नहीं? अफीफा की बात पे आफिया ने थके थके अंदाज में नफी में सर हिलाया। वो अपनी बात पे कायम हैं और अब तो मौलवी साहब भी आ रहे हैं, न जाने अब क्या होगा। मैंने उन्हें समझाने की बेहद कोशिश की है। उनकी बात पर वो सब गहरा सांस भर कर रह गईं। मतलब बेखबरी में निकाह गलत नहीं हो जाएगा? अनाप की परेशान को नवाज पर उन सबने कोई जवाब ना दिया। उनमें से किसी के पास भी इस चीज का जवाब नहीं था तो वो क्या बोलती। उसके बाद सिर्फ 1 घंटा मजीद लगा था और उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो नहीं जानती थी कि कब मौलवी आया, कब आदिल उसके कमरे में आए, कब उन्होंने क्या पढ़वाया। वो सब कुछ जैसे उसकी बेखबरी में हुआ था। उसे बस इतना याद था कि आदिल के कहने पर उसने आशिर को अपने निकाह में कबूल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और कमरे से बाहर निकल गए। हाँ, उसकी जिंदगी बदल गई थी क्योंकि उसे प्रीसा अफंदी से प्रीसा आशिर बना दिया गया था। वो भी उस दिन जिस दिन उसका इश्क उससे बिछड़ गया था। उसने एक नजर पास बैठी अनाब और बरीजा को देखा और अगले ही लम्हे उस चादर को अच्छे से खुद के गिर्द लपेट लिया था, जैसे खुद को उसके लम्स के हिसार में मुकय्यद करना चाह रही हो। परी प्लीज कुछ तो बोलो। अनाब की आवाज पर उसने खामोश निगाहों से उसकी जानिब देखते अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। उसका दिल खाली था, बिल्कुल खाली। जीने की उमंग भी खत्म हो गई थी। जब वो खुद ही खत्म हो गई थी तो फिर आशिर की जिंदगी भला कैसे संवर सकती थी। वो गायब दिमागी की कैफियत में सोचते आंखें मौन गई। शाम के साए चारों तरफ में अपने पर फैलाने में कामयाब हो चुके थे। हवा में हल्की हल्की खुनकी मौजूद थी। मध्यम चलती हवाओं ने जोर पकड़ा हुआ था। आसमान पर स्याह बादलों की ओर में छक दिखलाता चांद इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ऐसे में वो सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी गहरी सोचों में गलता थी। निगाहें यकटिक आसमान पर जमाई हुई थी। हवा के जोर से उसके बाल चेहरे पर अटकेलियां करते उसे अच्छा खासा जिच कर चुके थे। उसने थक हार कर गहरी सांस फिजा के सपुर्द की और दोबारा घुटनों पर सर रखे आंखें मौन गई। इस अमल के दौरान उसकी आंख से यक के बाद दीगरे 2 मोती टूटते उसके गाल पर बह गए। मान कमरे के दरवाजे पर खटके की आवाज पर भी उसकी समातें एक जानी मुतवज्जा नहीं हुई थी। उसकी तमाम तर तवज्जा खिड़की से बाहर झांकते मनाजिर पर टिकी हुई थी। कदमों की चाप नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी, मगर फिर भी उसका ध्यान इस जानिब मबजूल नहीं हुआ था। परी, मान अफीफा की नरम आवाज पर उसकी सोचों का तसलसल टूटा था। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो हाथ में खाने की ट्रे लिए उसके नजदीक की जगह संभाल रही थी। वो खुद में ही सिमट कर बैठ गई। खाना खा लो, फिर रुखसती की तैयारी भी करनी है। वो मध्यम लहजे में बोलती चावलों से भरा चम्मच उसकी जानिब बढ़ा गई। उसकी बात पर परीसा ने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा और सख्ती से नफी में सर हिला गई। किसकी रुखसती? उसका सरसराता लहजा उसकी समातों में गूंजा तो अफीफा ने ठटक कर उसकी जानिब देखा। परी, क्या हो गया है? अब तो होश करो। कम से कम हफ्ता हो गया है इस वाकये को, मगर तुमने ये सब कुछ इतनी बुरी तरह अपने सर पर सवार कर लिया है। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, मगर फिर भी थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें भी दिखानी होगी। ऐसा कैसे चलेगा? तुम तो अपने हवास गुम करती चली जा रही हो। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। परीसा ने आंखों में नमी लिए उसकी जानिब देखा। क्यों बुलाया था मुझे वापिस यहाँ? मैंने तो जिद नहीं बांधी थी ना। पहले खुद को जख्म मैंने खुद दिया था, मगर अब की बार मेरे जख्मों को खरीदने वाले मेरे अपने हैं, जिन्हें मेरी अजियत मेरा दर्द महसूस ही नहीं होता। मत बुलाते मुझे वापस पाकिस्तान। ना मैं यहाँ आती, ना मैं उनसे मिलती, और ना मैं जज्बात में आकर उन्हें मरने की बद्दुआ देती। वो रोते हुए बोलते उसे सुन कर गई। अफीफा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा जो ना जाने किस किस्म की फजूलियात बोल रही थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ये सब क्या बोल रही हो? वो उसे झिड़कने वाले अंदाज में बोली। वो सब समझ रही थी कि परीसा खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। मैंने उन्हें कहा था अफीफा कि वो मर जाएं। मैंने उन्हें बद्दुआ दी थी, मगर जब मेरी दुआओं में इतनी सकत नहीं थी उन्हें लेकर, फिर बद्दुआओं में क्यों हो गई अफीफा? मैं बहुत अजियत में हूँ। मैंने उन्हें मार दिया है। मैं जिम्मेदार हूँ उनकी मौत की। मैंने उनके बेटे को उसके बाप से महरूम कर दिया है। खुद गर्ज हूँ मैं। यहाँ भी अपने बारे में सोच बैठी थी, उस मासूम के बारे में नहीं सोचा था। वो दोनों हाथों से सर के बालों को मुठियों में भेजते फूट फूट कर रो दी। अफीफा उसकी बातों पर हकदक बैठी रह गई। चंद सातों बाद वो चौंकते हवासों में लौटी और गहरा सांस भरते परीसा की जानिब देखा, जो अभी भी ज़ारो कतार रोने में मसरूफ थी। परी, यहाँ देखो, तुम्हारे रोने से उन्होंने वापस बिल्कुल नहीं लौटना। तुम अब किसके निकाह में हो परी? किसी नामहरम के लिए रोकर खुद को क्यों अजियत दे रही हो और अल्लाह को भी नाराज कर रही हो? प्लीज खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो और खाना खा लो। डैड का कहना है कि रुखसती आज ही होगी तुम्हारी आशिर के साथ। वो धीमे से बोलते निगाहें चुरा गई। परीसा ने जरा सा पलके उठाते उसकी जानिब देखा। ये रुखसती
रुकवा दो अफीफा, वरना मैं अपनी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगी। वो सरसराते लहजे में बोलती अफीफा को खौफजदा कर गई। उसे उसके इरादों से बेसाख्ता खौफ आने लगा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कोई बात नहीं है, पागल हो गई हो तुम। पहले आशिर से शादी शादी का शोर मचाया हुआ था और अब जब शहराम भाई रहे ही नहीं तो उनका हिजर काट रही हो। तुमसे बात करना ही बेकार है, मत खाओ खाना भी, बस रुखसती की तैयारी पकड़ो और खुदारा परीसा अब किसी किस्म का कोई हंगामा मत करना, क्योंकि डैड तुम्हारी इस बार एक नहीं चलने देंगे। खुद तो तुम अजियत से दो चार होगी ही, मगर अपने साथ साथ डैड को भी तकलीफ दे रही हो। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती, सर झटक कर वहां से निकलती चली गई। परीसा ने उसकी बातों पर अजियत से अपनी जलती आंखों को मौंदा था। उसका दिल जल रहा था। उसने एक निगाह अपने हाथों की लकीरों में डाली थी। उसने सब कुछ अपने हाथों से ही खत्म कर दिया था। वो खुद पे लिपटी चादर को ढंग से खुद पर ओढ़ते घुटनों में सर रख गई। वो सोच चुकी थी कि अगर कोई भी उसे रुखसती के लिए इसरार करेगा तो वो खुद के साथ क्या करेगी। अफीफा गुस्से से बड़बड़ाते हुए जूं ही कमरे से बाहर निकली, सामने खड़े फारिस को देख उसकी जुबान को वहीं ब्रेक लगी थी। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जल भुनकर बोली। फारिस ने सर खुजाते उसकी पुष्ट को देखा जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। चेहरा क्यों इतना काला कर दिया है सड़ सड़ के? लगता है सद्दाम की तवज्जो तुम्हारी जानिब से मबजूल करवानी पड़ेगी जो तुम्हें भूले बैठा है। वो मुस्कुराते लहजे में बोला। अफीफा ने शर्मीली मुस्कुराहट समेत उसकी जानिब देखा, ताकि वो तुम्हें किसी अच्छे ब्रांड की क्रीम दिलवा सके। हमें हबशन अफीफा नहीं चाहिए। मान उसकी अगली बात पर अफीफा के लबों से मुस्कुराहट किसी ने नोच ली थी। उसने खूंखार तेवरों समेत उसकी जानिब देखा। जाहिल इंसान, पूरे के पूरे चंडाल हो तुम, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। फारिस ने मजे से मुस्कुराते भवें उचकाई थी। इससे पहले कि वो गुस्से से आगे की जानिब बढ़ती, फारिस ने आवाज देकर उसे रोका। परी के क्या हालात हैं? उसने दोनों हाथ पैंट की जेबों में अड़सते संजीदगी से इस्तफसार किया। जो भी है तुम खुद ही देख लो, क्योंकि मैं ये सब समझने से कासिर हूँ। वो थकी थकी सांस खारिज करते वहां से निकलती चली गई। फारिस की जेरक निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया। मान कुछ सोचते उसने कदम परीसा के कमरे की जानिब बढ़ाए थे। 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद भी जब दूसरी जानिब से किसी ने दरवाजा ना खोला तो उसने खुद ही दरवाजे को हल्का सा वां किया था। अगले ही लम्हे दरवाजा चिट की आवाज के साथ खुलता चला गया। उसने परीसा की तलाश में मतलाशी निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई तो वो उसे सोफे पर बैठी दिखाई दी थी। वो उसे शहराम की मौत वाले दिन के बाद आज देख रहा था, मगर आज भी उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी, किसी उदास शाम की मानिंद, चेहरे पर इसराब लिए, खुद को शहराम की उसी स्याह चादर में लपेटे। एक लम्हे के लिए उसका दिल सुकड़ कर फैला था, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को मजबूत करते उसकी जानिब बढ़ गया। अपने नजदीक कदमों की चाप महसूस कर परीसा ने सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया। वो समझ रही थी कि अभी भी शायद अफीफा ही होगी, मगर उसकी जानिब मुंह फेरना भी गवारा नहीं किया। किस बात का शोक मना रही हो परी? वो जो कमरे की खुली खिड़की के पार देखने में पूरी तरह मगन थी, चेहरे पर इस्तराब छाया हुआ था। उसकी सूजी आंखें मुसलसल रत जगह की गवाह थीं। अपने अकब से आने वाली आवाज पर चौंक कर अपनी पुष्ट पर देखा, जहां फारिस दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे संजीदगी से उसी से मुखातिब था। उसने खाली खाली निगाहों से उसे तकते खामोशी से निगाहों का जाविया बदल लिया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ आ सकता है। तो तुम यहाँ? वो दोनों हाथों से शाने पर बिखरे बालों को समेटते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जब से वो हादसा पेश आया था वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। फारिस ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा, जैसे उसके बात बदलने पर उसे इंतहाई तैश आया हो। ये मेरी बात का जवाब नहीं है परी। तुम जानती हो कि मैं किसी और के लिए ना सही मगर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे हमकदम, क्योंकि सब दोस्तों में से तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मगर अब भी मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। शहराम जब वापिस हवेली गया था उस वक्त तुम्हारा गुमसुम रहना समझ में आता था, और वापिस लौटा तुम्हारा उसे नजरअंदाज करना बनता था। ठीक है, हमने मान लिया, मगर अब जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा तो अब तुम्हारी मोहब्बत तो नफरत में तब्दील हो गई थी, तो फिर उसके जाने से ये हालत क्यों? तुम अपने रवैये से मुसलसल अपने माँ बाप को तकलीफ में मुब्तला कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो जिसे एक एक बात बार बार समझाई जाए, जिसे एक बात के लिए मनाया जाए। अपना अच्छा बुरा जानती हो, तभी तो तुमने आशिर से शादी करनी चाहिए थी, है ना? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो उसकी बात दरमियान में काटते धीमे खिसखोरता लहजे में बोली। फारिस ने एक सख्त निगाह उस पर डाली और गहरा सांस भरते उसकी जानिब देखा कि अब तुम बिना किसी तरद्दुद के आशिर के साथ रुखसत हो जाओ। वैसे से आशिर से निकाह के बाद तुम्हारे दिल में अगर शहराम के लिए कोई मोहब्बत थी भी तो अब उसे लाजमन नफरत में तब्दील हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही हो रहा है। नफरत का आराग तुमने ही अलापा था ना, शायद बददुआएं तुमने ही। उसकी बात पर परीसा ने शिकवा खुना निगाहों से उसकी जानिब देखा। आंखें मन आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी नफरत खोखली है फारिस, उसका कोई वजूद नहीं है मेरी नज़र में। तुम बताओ, जिनसे मोहब्बत की जाती है क्या उनसे नफरत की जा सकती है? नहीं फारिस, ना उनसे नफरत होती है, ना ही उन्हें बद्दुआएं दी जाती हैं, बल्कि उनके लिए सिर्फ एक ही दुआ मांगी जाती है कि काश वो हमारा नसीब बन जाए किसी भी तरह। मैंने भी हर वक्त हर लम्हा बस यही दुआ मांगी थी। वो बद्दुआ तो बस पता नहीं मैं कैसे, मेरी बद्दुआओं में इतनी सख्त नहीं हो सकती फारिस। खैर, तुमने मुझे बताया नहीं, गाजान कहाँ है, कैसा है? प्लीज मुझे बता दो। कुछ तो तसल्ली के 2 बोल कह दो कि उसकी बात पे वो तड़प कर गोया हुई। साथ ही डूबते दिल समेत गाजान के मुतालिक इस्तफसार किया। फारिस ने तमस्कुर से मुस्कुराते उसकी जानिब देखा।
तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है परी, ना ही तुम्हारा उस पर कोई हक है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है। तुम्हें फर्क अब फकत आशिर की जात से पड़ना चाहिए। इसीलिए उठो और उसके साथ रुखसती की तैयारी पकड़ो। मजीद किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अंकल आंटी वैसे भी बहुत परेशान है। अफीफा को भी तुमने अच्छा खासा आजिज कर दिया है। तुमने सबको परेशान करके रख दिया है और कोई बात नहीं है। कसूर शहराम का नहीं, कसूर फकत तुम्हारा है परीसा, फकत तुम्हारा। वो शहादत की उंगली उठाते सफाक लबो लहजे में बोलते सर झटक गया। परीसा के कान उसकी बात पर साएं साएं करने लगे। उसने सुन पड़ते दिमाग के साथ उसकी जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर सर्दपन छाया हुआ था। मैं तुम सबके लिए परेशान, मेरी गलती है। मैं तुम सबके लिए परेशानी हूँ, मेरी गलती है। वो उंगली से अपनी जानिब इशारा करते हुए बोली, तुम हमेशा उनकी तरफदारी क्यों करते हो? मेरी गलती कैसे हो सकती है भला? मैंने क्या किया है? वो मुझे छोड़ कर गए थे। वो रोते रोते धीमे लहजे में चिल्लाई थी। फारिस ने माथे पर शिकने सजाए उसकी जानिब देखा। वो तुम्हें छोड़कर गया था ना परी? तुमने कितनी बार जानने की कोशिश की कि वो तुम्हें क्यों छोड़कर गया था? किससे मानने की कोशिश की कि वो क्यों गया था? बस इस बात का जवाब दे दो मुझे। उसने परीसा से आज सीधी बात करने की ठानी थी। आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो बदगुमानियों में जी रही थी। परीसा ने ठहर कर उसकी जानिब देखा। इसमें जानना या ना जानना क्या था फारिस? उन्होंने मुझे ठुकराया था, मैंने मिन्नतें की थी, गिड़गड़ाई थी उनके आगे, मगर वो क्या उसने तुम्हें कहा था कि मेरे आगे गिड़गड़ाओ? उसने दृष्ट लहजे में उसकी बात काटी तो परीसा का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। चेहरा लट्ठे की मानी सफेद पड़ गया। फारिस तुम ऐसे कैसे? शट अप परी, शट अप। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं। 5 साल पहले परीसा अफंदी, 5 साल तुमने उन्हें बदगुमानियों में इन्हीं बदगुमानियों में गुजारे हैं जिनका सिरे से ही कोई मोल नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाया। तुम कहती हो कि शहराम जिम्मेदार है इस सब का। अरे उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। तुम कहती हो तुम्हें उससे मोहब्बत है, नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत क्यों? कि अगर मोहब्बत होती तो तुम महबूब का चेहरा पढ़ने के फन से भी माहिर होती। अगर तुम नहीं पढ़ पाई ना उसका चेहरा, ना ही उसके अल्फाज, ना ही उसका टूटा हुआ दिल। वो तड़की से मुस्कुराते हुए बोला। परीसा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा और सख्ती से नफी में सर हिलाया था। तुम मेरी मोहब्बत पर उंगली नहीं उठा सकते फारिस। मैंने खुद को खोया है उन्हें पाने की खातिर। क्या इससे बड़ी सजा मेरे लिए कोई हो सकती है? तुम ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुम्हें ये हक नहीं देती हूँ। वो तकलीफ ज़्यादा लहजे में बोली। फारिस ने गहरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। फिर तुम्हें भी कोई हक नहीं है इस पे बात करने का, उसे गलत कहने का। तुम लड़कियों को क्या लगता है? तुम लोगों ने मोहब्बत की वो सच्ची, मगर हम जैसे मर्द जो इतना सब कुछ सहन करके भी जीते हैं, उस सब का क्या? क्या जानती हो तुम शहराम के बारे में? कुछ नहीं जानती तुम उसके बारे में। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो उसके बाद दरमियान में काटते भीगे लहजे में चीखी थी। क्या जानती हो? तुम ये जानती हो कि उसका निकाह अब उससे नहीं बल्कि 16 साल उम्र में ही करवा दिया गया था। ये जानती हो तुम कि उसका निकाह जबरदस्ती करवाया गया था। ये जानती हो कि तुम उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ? या ये जानती हो तुम कि उसने इस सब में अपनी माँ को खोया? या फिर ये कि उसकी बीवी ने ही दुश्मनी में उसकी बहन के साथ ज्यादती करवाई थी? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? ये सब जानती हो क्या तुम? वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारी तवज्जो के लिए तरसता था ना, उसकी माँ मरी नहीं है, उसकी माँ पागल हो चुकी है। उसने कभी ममता का एहसास महसूस नहीं किया। उसे औरत जात में दिलचस्पी ही नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी फुफ्फो तक के पास नहीं जाता। मगर तुम्हारे पास वो न जाने कैसे माइल होकर आया, मगर तुमने उसे धुतकार दिया। कौन था उन सब चीज़ों में? शहराम के साथ वो इन हालात में कितनी बार टूटकर बिखरा। किसने संभाला उसे? कोई नहीं था उसके पास। बहन तो बहन खुद बिखर गई थी। माँ जो संभालने वाली थी वो उसका साथ छोड़कर चली गई। और बीवी, वो तो सिरे से उसकी थी ही नहीं। फिर भी वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए खुश था। तो तुम्हारी मोहब्बत पे तुफ है परीसा, तुफ है। वो इश्तियाल के आलम में बोलने पर आया तो बोलता चला गया। परीसा ने सुन होते दिमाग समेत उसकी जानिब देखा था। अगले ही लम्हे वो ढह जाने वाले अंदाज में सोफे पर बैठी थी। फारिस की बातें मुसलसल दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। उसे अपनी हिस्से मफलूज होती दिखाई थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद से आहिस्ता आहिस्ता कोई जान निकाल रहा हो। मैं ये सब नहीं जानती। वो हिचकों से रोते हुए गायब दिमागी की कैफियत में बोली। कितनी बार तो तुम्हें बताने की कोशिश की थी परी, कभी मैंने, कभी अफीफा ने, कभी सद्दाम ने, मगर तुमने कभी सुनी ही नहीं। तो तुम तो उसका नाम भी सुनने की रवादार नहीं थी, तो कोई कैसे बताता? वो जताने वाले लहजे में बोला। परीसा गुमसुम बैठी उसकी सूरत देखती रह गई। तुम्हारे पास तो तुम्हारे रिश्ते थे, हम दोस्त थे, माँ बाप भाई, हम सब कौन कौन नहीं था परी? तुम फिर भी ना संभल पाई। और वो जो हम सबसे दूर तन्हा जी रहा था इन सब अजियतों में, तो सोचो उसका दिल किस कदर जख्मों से चूर होगा, कैसे छुपाता होगा वो अपने दर्द। बोलते बोलते उसका लहजा भर्राया था। परीसा की आंख से एक आंसू टूटते उसके गाल पर बह गया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। मैंने सब कुछ खत्म कर लिया फारिस, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ अपने इन्हीं हाथों से, खुद को भी और अपने साथ साथ इतनी जिंदगियों को भी। वो अपनी हथेलियों को तकते भारी लहजे में बोली। फारिस ने दोनों हाथ पुष्ट पर बांधते आंखें मौन कर खोली थी। परी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब जिंदगी वैसे ही नहीं रही।
सब कुछ बदल गया है। खैर मुझे भी अब नीचे चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। तुम भी तैयारी पकड़ो। मेरा तुम्हें ये सब बताने का मकसद ये नहीं था कि तुम इन सब बातों को जहन पर हावी कर लो। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, उसे अच्छे से गुजारना। शेहराम अब नहीं है हमारे दरमियान, उसका कोई वजूद नहीं है। शायद उसे इन सबसे छुटकारा इसी सूरत में मिलना था। वो मध्यम शिकिस्त खोरदा लहजे में बोलते ढीले ढाले कदमों समेत बाहर की जानिब बढ़ गया। परीसा ने भीगी निगाहों से उसकी पुश्त को तका था। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद ही कमरे में वो चारों हंसती मुस्कुराती दाखिल हुई थी, मगर इस सब के बरक्स उसका दिल बिल्कुल खाली था। चेहरे पे किसी किस्म की खुशी के आसार नहीं थे, बस मर्दगी छाई हुई थी। आशिर तो आज बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अनाब की बात पर वो बस चेहरा झुकाए बैठी रही। जब दिल में कोई ख्याल नहीं था उसके मुतालिक तो लबों से क्यों कर बयान होता। क्यों ना खुश हो भई, इतनी अरसे की रियाजतों का फल मिलने जा रहा है। बरीजा की बात पर उसका दिल खून के आंसू रोया था। उसकी भी तो इतने अरसे की रियाजत थी, वो भी तो तड़पी थी एक शख्स के खातिर, तो फिर वो उसे क्यों नहीं मिला था, वो क्यों बिछड़ गया था उससे। वो सब मिलकर उसे सजा सवार नहीं थी, मगर उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा था। बस मजीद कुछ नहीं अफीफा। वो उसे मेकअप के नाम पर लिपस्टिक लगाते साथ ही टोक गई थी। उससे ज्यादा ना उसमें सकत थी ना गुंजाइश। उन सब ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और सख्ते से लबों को भेज गई। मान नीचे से उठने वाले शोर की आवाज पर वो सब हंसते हुए उसे वहीं रुकने का बोलती नीचे की जानिब बढ़ गई। उनके जाते ही उसने एक नजर आईने में अपने अक्स को देखा था। खुद को आईने में देख उसे हैरत हुई थी, क्योंकि वो तो कहीं से भी दुल्हन मालूम नहीं हो रही थी। सूजे हुए पपोटे, सुर्ख आंखें, कपकपाते लब, मुसलसल चेहरा रगड़ने की बदौलत गाल भी बेतहाशा सुर्ख हो रहे थे। पेशानी पे बस एक टीका लगाया हुआ था जो उसकी खूबसूरती को दुबारा कर रहा था। जब से मेरे दिल में आपके इश्क ने पनाह ली है, उस वक्त से मेरी जात रेजा रेजा हो गई है। कपकपाते लबों के दरमियान से उसके ये लफ्ज अदा हुए थे। मैंने कैसी मोहब्बत की आपसे। नहीं की मैंने आपसे मोहब्बत। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने तकलीफें पहुंचाई हैं आपको। वो दोनों हाथों को ड्रेसिंग पर मारते फूट फूट कर रो दी थी। मान कमरे के दरवाजे पर खटके की आवाज पे उसने सरस से अपनी आंखों को पहुंचते आईने में उभरने वाले अक्स को देखा, मगर वहां खड़े गाजान को देख उसके वजूद से रही से ही जान भी जैसे किसी ने निकाल ली थी। उसने झटके से रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा तो वो उसे ही देखकर होले से मुस्कुरा रहा था। परीसा ने भीगी निगाहों समेत उसकी जानिब देखा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गाजान बिना किसी देरी के तेजी से भागते उसके नजदीक आया और उसका हाथ थामते मुस्कुराया था। परीसा यकटिक उसकी जानिब देख रही थी। अगले ही लम्हे ना जा सोचते वो जमीन पर दो जानों बैठी और सख्ती से उसे सीने में भेज लिया था। आप क्यों रो रही हैं परी? वो उससे अलग होते हुए नासमझी से गोया हुआ। परी उसके लबों से अपने लिए परी सुनकर साकित रह गई। अगले ही सेकंड में उसने अपने आंसू पहुंचे थे। बस ऐसे ही आंसू आ गए। आप कहाँ से आए हो और किसके साथ? वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोली। गाजान उसकी हरकत पर पूरे दिल से मुस्कुराया था। आप मत रोया करें परी, डैड के बाद आपके रोने से मुझे तकलीफ होती है। वो जो चेहरा झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी, उसकी बर्जस्ता बात पर उसने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा था, जैसे इस बच्चे से वो इस किस्म की बात की तवक्का ना कर रही हो। उसके हलक में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। आपसे किसने कहा ये सब? वो सरसराते लहजे में बोली। एक बार चुपके में मैंने बाबा की बात सुन ली थी। ये बैड मैनर्स हैं, मगर मैंने खुद नहीं सुनी थी, मेरे कानों ने सुन ली थी बस। वो कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से गोया हुआ। परीसा के दिल की धड़कन बाकायदा सुस्त पड़ी थी। आपको एक बात बताऊं परी? गाजान की पुरस्कार सी आवाज पर उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा और न जाने क्या सोचकर इस बात में सर हिलाया था। आपको पता है कि मैं आपको देखकर खुश क्यों हुआ था जब आप पहली बार मुझसे मिली थी? उसकी बात पर परीसा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और होले से नफी में सर हिलाया। वो सच में नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे अपने बाबा के फेस पे स्माइल चाहिए थी, और वो स्माइल कैसे वापस लौटनी थी उसका सीक्रेट भी बता दूं? वो चमकती निगाहों समेत बोला। क्या बताया था आपके और वो स्माइल कैसे वापस लौटनी थी इसका सीक्रेट भी दादों ने मुझे बताया था। वो चमकती निगाहों समेत बोला। क्या बताया था आपके दादों ने आपको? वो खाली खाली लहजे में बोली। उन्होंने बताया था कि मेरे बाबा की स्माइल एक परी के पास है जो बहुत दूर रहती है, जिन्हें दादों ने बाबा का होने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बाबा की स्माइल कहीं खो गई थी। उन्होंने कहा था जैसे ही परी डैड को मिल जाएगी तो बाबा की खोई हुई स्माइल भी वापस लौट आएगी। वो धीमे से मुस्कुराते लहजे में बोला। परीसा के हलक में कांटे से चुभने लगे। न जाने उस पर अभी कौन से राज आश्कार होने थे। वो समझने से कासिर थी। उसका दिल कुरला रहा था। मगर मैं तो आपके डैड को वो खुशी नहीं दे पाई। वो रोते हुए बोली। गाजान ने नरमी से उसके आंसुओं को साफ किया और उसके लबों को खींचा था। जब आप ऐसे मुस्कुराएंगी ना तो डैड भी जहाँ भी होंगे वो खुश हो जाएंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करते बेड से नीचे उतरा और पंजों के बल ऊंचा होते उसके दोनों गालों को होले से चूमा था। परीसा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो अब हंसते हुए बाहर की जानिब बढ़ रहा था। उसने सांस लेने की कोशिश की, मगर उसे इस सब में भी दुश्वारी पेश आ रही थी।
मैं ये रुखसती नहीं कर सकती। वो बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी और खींच कर ड्रेसिंग टेबल में मौजूद सामान बेदर्दी से नीचे फेंका था। तमाम परफ्यूम्स वगैरह एक छन्नाके के साथ चकनाचूर हो गए। उनकी खुशी मेरी ज़ात से मुंसलिक थी और मैंने वो भी नोच ली। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मैं नहीं इस सदमे में जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वो अपने दुखते सर को दबाते हुए बोली। उसका तनफ्फुस बुरी तरह फूला हुआ था। अगले ही लम्हे उसकी निगाह दीवार गिर अलमारी के ऐन नज़दीक ज़मीन पर गिरे कांच पर जा रुकी थी। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ी थी। कपकपाते हाथों से वो कांच उठाते उसका दिल बुरी तरह लर्ज रहा था। उसने लरसते हाथों से वो कांच अपनी कलाई पर रखा था। आई एम सॉरी मॉम, डैड, आई एम सॉरी। मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम में बदल लिया है और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस जहन्नुम में जी सकूं। उसने उस कांच से अपनी कलाई पर दबाव बढ़ाया था। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाती, अगले ही लम्हे पूरे कमरे में तारीकी छा गई थी। परीसा के हलक से घुटी घुटी चीख बरामद हुई थी। वो कांपते हुए अलमारी के साथ चिपक गई। अंधेरे कमरे में उसे जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। चंद सातों बाद ही कमरे का दरवाजा चढ़ की आवाज के साथ खुला था। उसने धुंधली निगाहों से अंदर आने वाले शख्स का चेहरा जांचना चाहा, मगर अंधेरा होने की बदौलत नाकामी हुई थी। उसने आंसुओं से तर चेहरे को रगड़ते अपने हाथ चेहरे से हटा लिए थे। भारी बूटों की आवाज कमरे की खामोश फिजा में ताश पैदा कर रही थी। कौन है? उसने डूबते दिल समेत इस्तफसार किया। हाथ में मौजूद कांच पर उसकी ग्रिप मजबूत हुई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके नजदीक बैठा था। सांसों की आवाज उसकी समातों में उतरते उसे इज़्तिराब में मुब्तला कर रही थी। वो खुद में मजीद सिमट कर बैठ गई। वहां अगले ही लम्हे लाइट आने की बदौलत पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। रोशनी होते ही परी ने फटी फटी निगाहों समेत अपने सामने बैठे वजूद को देखा था। अलबत्ता मुकाबिल का चेहरा बिल्कुल संजीदा था। वो हामते हुए सरल से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो फक चेहरे समेत कमरे से बाहर की जानिब भागती, एक ही जश्न में शहरान ने उसकी कलाई को सख्ती से थामते अपनी जानिब खींचा था। हाथ छोड़े मेरा। वो कपकपाते लबों को भेजते हुए भर्राए लहजे में बोली। परीसा। उसकी जुबान से अपना नाम अदा होते उसने वही मज़ाहमत तर्क कर दी थी और बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा, जिसकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। अलबत्ता आंख के नीचे गहरे कट का वाज़ेह निशान था। वो बिना पलक झपकाए उसकी जानिब देख रही थी। आप कहाँ से आए हैं? वो खोए खोए लहजे में बोली। शहराम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मैं हॉस्पिटल से। क्यों, क्या हुआ? वो संजीदगी से बोला। परीसा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मगर उस दिन तो आपकी डेड बॉडी आई थी और सब बोल रहे थे कि आप अब नहीं हैं। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो। शहराम को इस लम्हे वो अपने हवासों में नहीं लगी थी। अलबत्ता उसकी बातों ने उसे बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर दिया था। परीसा। शहराम ने उसे शानों से थामा और उसका गाल होले से थपथपाया था, मगर वो तो गुमसुम सी खड़ी थी। परीसा, यहाँ देखें। वो उसके भीगे गालों को साफ करते हुए धीमे लहजे में बोला। उसने जवाब में जरा सी भीगी निगाहें उठाते उसकी आंखों में देखा था। कितनी ख्वाहिश थी नज़दीक से इन आंखों को देखने की, उन्हें पढ़ने की। वो उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अगले ही लम्हे वो तमाम बातें भुलाए तड़प कर उसके सीने से लगी थी। शहराम उसकी बेसाख्ता हरकत पर साकित रह गया। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया। कहाँ थे आप? मैंने आपको इतना बुलाया, इतना रोई, मगर आप नहीं आए। आप कहाँ चले गए थे? उसकी कमीज को सख्ती से मुठियों में भेजते वो बुरी तरह रोने में मसरूफ थी। शहराम का वजूद पत्थर सा हो गया। उसके हाथ पहलू में आन गिरे। वो समझने से कासिर था कि उसके गिर्द हसार कैसे बांधे। खामोश कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। कितने सितम ढाए थे उसने उस पर, अपनी खामोशी से, अपनी नफरत। की लड़की ना जाने कैसी थी कि जिसने उस पर सितम ढाया था वो उसी के वजूद में पनाह तलाश कर रही थी। परीसा। उसने होले से उसे शानों से थामा, मगर वो तड़प कर उसके अतराफ में गिरफ्त मजबूत कर गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। वो किसी जिद्दे बच्चे के मानिंद बड़बड़ाई। शहराम ने अजियत से आंखों को मौंदा था। परी, मैं यहीं हूँ प्लीज। उसके लहजे में एक दरख्वास्त सी थी। वो उलझ कर उससे अलहदा हुई थी। अगले ही लम्हे उसकी निगाहों के ऐन सामने आशिर का चेहरा लहराया तो उसका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा था। उसके बाद कई लम्हे तो कमरे की फिजा में खामोशी का राज रहा। वो उसके बोलने का मुंतजिर था और वो उसके बोलने का मुंतजिर। लब खामोश थे, मगर उसकी आंखें बह रही थीं। एक की आंखों में हसरत थी तो दूसरी की आंखों में शिकवे। 5 साल परी, 5 साल छोटा अरसा बिल्कुल नहीं है। आपने तो ये सब सिर्फ 5 साल झेला है। मैं तो ये सब 16 साल की उम्र से झेलता आया हूँ। इन तकलीफों का कोई मोल नहीं है। बिलाखिर शहराम की आवाज़ ने इस मुसलसल छाई हुई खामोशी को तोड़ा था। परी ने चेहरा झुकाते दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में भेंच लिया। मैं जब 5 साल पहले यहाँ से गया था तो ये सोचकर गया था कि हमारा सामना कभी नहीं होगा। मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगा। हमारे रास्ते बिल्कुल जुदा हो चुके होंगे। आप मुझे भूल जाएंगी। मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। असल में मैं चाहता ही नहीं था कि आप मुझे भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जीने की वजह कैसे तलाश कर पाता। वो बोलते बोलते अजियत से हंसा था। उसकी आवाज़ में अंदर तक उतर जाने वाली ठंडक थी। परीसा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जिस दिन मैंने आपको इस बरसती बारिश में धुतकारा था ना, उस दिन मैंने अपनी ज़ात को भी धुतकार दिया था। उसके बाद शहराम कभी नहीं मुस्कुरा सका।
वो मजीद भी कुछ बोल रहा था और प्रीसा का चेहरा बिल्कुल आंसुओं से तर था। भला अब इन सब बातों का क्या मकसद था जब वो किसी और के नाम लिखी जा चुकी थी। उसने हलक तर करते गहरा सांस भरा और जरा सी निगाह उठाते उसकी जानिब देखा, मगर अगले ही लम्हे उसका ईमान एक बार फिर से कमजोर पड़ा था, क्योंकि उसकी आंखों में नमी छलक रही थी। इन सब बातों का अब कोई मकसद नहीं है। मेरी मोहब्बत बहुत कमजोर थी, मैं उसे निभा नहीं पाई। मैंने अपने हाथों से उसकी कब्र खोद दी है। मैं कहती थी ना, मैंने मोहब्बत की है आपसे, रोती थी, बिलखती थी। नहीं, मैं मोहब्बत लफ्ज की एक पाई भी अदा नहीं कर पाई। मैंने मोहब्बत की ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको अजियत देने वाले लोगों में सरे फहरिस्त रही हूँ। मैं अपनी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर पाई शहराम। मैं बहुत बुरी हूँ, खुदगर्ज हूँ, मुफाद परस्त हूँ, मुख्तसिर, सारी बुराइयों से माला माल हूँ मैं। वो धीमे धीमे लहजे में बोलते कदम पीछे की जानिब बढ़ाने लगी। शहराम ने होले से नफी में सर हिलाया था, मान अगले ही लम्हे उसकी निगाह जमीन पर गिरे खून के कतरों पर पड़ी थी। उसने उसकी निगाह के ताक़ुब में जो ही देखा, अगले ही लम्हे उसका हाथ शहराम की गिरफ्त में मुक़य्यद था। चेहरे पर अजली सर्दमोहरी छा चुकी थी। हाथ खोलें प्रीसा। उसकी बात पर प्रीसा ने मध्यम सा मुस्कुराते उसकी जानिब देखा और बस उसे ही देखती रही थी। उसके चेहरे पर छाई फिक्र किस कदर ख्वाहां थी वो ये सब देखने की खातिर। क्या ये फिक्र सच में मेरे लिए ही है? वो खोए खोए लहजे में बोली और जरा सा हाथ उठाते अपना कपकपाता हाथ उसकी बढ़ी हुई शेप पर फेरा था। शहराम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसके लबों के साथ आज उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। हाथ खोलें प्रीसा, मेरा ज़ब्त मत आजमाएं। वो करस लहजे में बावर करवाने वाले अंदाज में बोला, मगर वो बेनियाज बनी खड़ी बस उसे ही तकती रही। शहराम ने एक कटीली निगाह उस जिद्दी लड़की पर डालते खुद ही उसका हाथ खोला था। अगले ही लम्हे टूटे कांच की किरचियां उसके हाथ से गिरते जमीन पर जा गिरी। अलबत्ता पूरा हाथ जगह जगह कट लगने की बदौलत खून से लुथड़ा हुआ था। वो उसे लेते तेजी से सोफे की जानिब बढ़ा था। साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो दोजानू उसके नजदीक बैठा और उसका हाथ थामते हल्के हाथों से उस पर दवा लगाते पट्टी बांधी थी। इस सब के दौरान एक बार भी उसकी निगाहें शहराम के चेहरे से नहीं हटी थी। क्या देख रही हैं? शहराम ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते इस्तफसार किया। प्रीसा की आंख से एक आंसू टूटते उसके हाथ पर गिरा था। मैं इस चेहरे को पूरी जिंदगी यूं ही तकना चाहती हूँ, मगर वो बोलते बोलते बेबसी से गहरा सांस भर उठी। मगर शहराम ने डूबते दिल समेत सवाल किया। मगर मैं यह हक खो चुकी हूँ, वो भीगे लहजे में बोली। शहराम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा और उसके नजदीकी सोफे पर जगह संभाली थी। प्रीसा उसे एक नजर मुस्कुरा कर देखते इससे पहले कि अपनी जगह से उठ खड़ी होती, शहराम ने नरमी से उसे अपनी टांगों पर बिठाया था। प्रीसा के पूरे वजूद में सनसनाहट से दौड़ गई। आपको ये हक भी हासिल है कि आप मुझसे ये हक भी ले लें? उसकी बात पर वो उसकी जानिब देखने पर मजबूर हुई थी। उसके चेहरे की हरकत से उसके कान में झूलता आवेजा भी हरकत में आया था। शहराम ने कुछ भी कहे बगैर इन आवेजों को उसके कानों से निकालते उसके कानों को सहलाया था। प्रीसा के वजूद में चूंटियां सी रेंगने लगी। मेरी रुखसती है आज। वो एक झटके से उसका हिसार तोड़ते अपनी जगह से उठी। शहराम ने बिना किसी तरद्दुद के उसे उठने दिया था, हालांकि वो खुद अभी भी वहीं बैठा उसकी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा था, जो अब अपनी उंगलियों को मसल रही थी। दूल्हे के बगैर रुखसती कैसे मुमकिन है प्रीसा? उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि वो उसे देखने पर मजबूर हुई थी। क्या मतलब? वो नासमझी से गोया हुई। मुसलसल रोने की बदौलत आवाज बेतहाशा भारी हो रही थी। जिसके साथ रुखसत होना है, रुखसत होकर जिसके घर जाना है, उसे तो साथ लेती जाएं मिसेस शहराम खान। उसकी बात पर प्रीसा की आंखों के सामने बाकायदा अंधेरा सा छाया। वो बेसाख्ता लड़खड़ाई थी। शहराम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मेरी रुखसती आशिर के साथ। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो मजबूत कदम उठाते उसके नजदीक आया और नरमी से उसके दोनों हाथों को थामा था। प्रीसा की निगाहें उसके हाथों में मुकय्यद अपने हाथों पर जमकर रह गईं। आज के बाद बस शहराम और प्रीसा और तीसरा कोई नहीं। आपकी मोहब्बत का मुझे पता नहीं, मगर आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत इंतज़ार किया है इन हाथों को थामने का, इन्हें महसूस करने का। आप मेरे लिए इतनी कीमती हो जितनी एक अंधे के लिए रोशनी कीमती होती है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसका लहजा खासा जताता हुआ था। प्रीसा के लिए तो ये सब अब ये ख्वाब की मानिंद था। वो समझने से कासिर थी कि ये सब हो क्या रहा है। उसने सख्ती से अपनी आंखों को रगड़ा ताकि सामने खड़े शहराम का अक्स धुंधला ना हो। वो कुछ नहीं बोली थी, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। शहराम ने चंद साथें उसके बोलने का इंतजार किया, मगर उसकी जानिब से मुसलसल खामोशी सुन उसने इंतहाई नरमी से उसे अपने हिसार में लेते खुद में भेजा था। प्रीसा जो बेयकीनी के हिसार में मुकय्यद थे अपने अतराफ में फैलती उसके मखसूस क्लोन की महक महसूस करते। कई साथें तो खुद पर जब्त करती रही, मगर अगले ही लम्हे वो जब्त की तमाम हदें तोड़ते हिचकियों समेत फूट फूट कर रो दी थी। शहराम उसके रोने पर कुछ नहीं बोला था, बस निहायत नरमी से उसकी पुश्त को सहलाया था, यहाँ तक कि उसका रोना शिद्दत इख्तियार कर गया। शहराम के पास शायद तसल्ली देने को भी अल्फाज नहीं थे। वो उसकी कैफियत समझ सकता था, क्योंकि आज उसका दिल भी उसी दौराहे पे था। मगर वो हमेशा की तरह अपने खौल में था, मगर वो उसके सीने से लगी अपने दिल का गुबार हल्का कर रही थी। उसने उसे कुछ नहीं कहा था, बस नरमी से उसकी पेशानी पर अपने लब मस किए थे। इस लम्स में प्रीसा को इज्जत और अपनायत साफ महसूस हुई थी। वो अब उसकी सूजी हुई आंखों को सहला रहा था। अगले ही लम्हे अपनी आंखों पे उसका लम्स महसूस कर वो सख्ती से आंखों को मेज गई थी।
جانتی ہیں آپ سے عشق کی وجہ آپ کی یہ آنکھیں ہیں، کیونکہ جب جب آپ مسکراتی تھیں تو یہ آنکھیں بھی ساتھ چھوٹی ہو جایا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے اسی چیز نے آپ کی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو چھو رہا تھا، اور پریسا، وہ تو جیسے کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھوتے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوششوں میں تھا۔ کنڈی مت کھٹکاؤ راجا، سیدھا اندر آؤ راجا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، اپنے عقب سے آنے والی زندگی سے بھرپور آواز پہ پریسا نے اس سے فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر شہرام نے اس کی یہ کوشش بھی ترک کر دی۔ ہاں، کیا چل رہا ہے بھائی؟ کیا یہاں رومانوی کہانی رقم کی جا رہی ہے؟ ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مل گئے، ختم کہانی۔ نہیں نہیں، ایسے کیسے کہانی ختم؟ ابھی تو اس بادشاہ کی ملکہ کو بھی آنا ہے، اور وہ بھی درجن بچوں کو دنیا میں بھی لانا ہے۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو سنوارتے ہوئے مزے سے بولا۔ شہرام نے خشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ پریسا کی آنکھوں میں شکوہ اتر آیا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ پریسا نے اس کے عقب سے سب کو مسکراتے ہوئے اندر آتے دیکھا، مگر وہ ان سب کے مسکرانے پر چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی تھی۔ اب تم سب کچھ بتا رہے ہو یا میں تمہاری گردن دوسری جانب لگا دوں فارس شیخ؟ شہرام کے ایک رقص لہجے پر فارس نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اپنا سر کھجایا تھا۔ دیکھو، معصوم سا بچہ ہوں، معاف کر دینا۔ پری، کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سن لو کہ اس سب میں انکل بھی برابر کے شریک تھے۔ وہ عادل کی گھوریوں کو بھاڑ میں جھونکتے مسکینیت سے گویا ہوا۔ مختصر قصہ سناتا ہوں نا۔ اب شہرام کا ایکسیڈنٹ تو ہو گیا تھا، ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اب تم نے جو حرکت کی تھی، عاشر سے شادی کی حامی بھر کر، ہم سب جانتے تھے کہ ضد میں آ کر کی ہے، جس میں تم اپنے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر رہی تھی۔ خیر، میں نے انکل کو سمجھا بجھا کر یہ پلان ترتیب کیا تاکہ تمہارے دل میں جو ہے وہ اگلوا سکیں، اور تم نے سب کے سامنے اگل بھی دیا۔ اور اس وقت ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے آگے ہارتے مجبور ہوا تھا، تبھی انہوں نے تمہارا نکاح شہرام سے کرنے پر حامی بھری تھی۔ شہرام کی موت کی خبر سن تم اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی تم نے غور نہیں کیا کہ عاشر کی جگہ شہرام کا نام لیا جا رہا تھا، اور تم نے بے دہانی میں عاشر کی جگہ شہرام کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب کے پلان کا حصہ تھا۔